अब मैं अगर किसी भूमिका के आदरणीय मैत्री पुष्पा जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी बात रखे, और मैं यह भी साथ में बता देना चाह रहा हूँ कि अभी हमारे साथ कुल 90 प्रबुद्ध लोग जुड़ चुके हैं। तो 90 लोगों के बीच अभी और लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो मैं मैत्री जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी बात शुरू करें। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शिक्षक और विद्यार्थी जो भी हों, सबको मेरा नमस्कार। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज यहाँ आप लोगों से जुड़ी हूँ। मुझे इतने बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका नहीं मिला कभी। मैं तो एक कॉलेज में पढ़ी हूँ, काश मुझे मिल पाता। तो बताती हूँ कि वहाँ क्या पढ़ा, कैसे लेखन की दिमाग में बात आती रही। ये नहीं कि दिल्ली आके ही आई हो मेरे दिमाग में ये बात, वहां भी आती रही। उसका कारण ये था, जैसा कि कहा गया अभी कि बुंदेलखंड कॉलेज से मैं पढ़ी हूँ, वो झांसी में है। तो आप सभी को पता है कि वहाँ वृंदावन लाल वर्मा भी थे और मैथिली शरण गुप्त भी थे, जो मेरे जमाने में थे। 64 में मैथिली शरण गुप्त का निधन हुआ है, और वृंदावन लाल वर्मा तो थे ही, देर तक थे। तो वो हमारे कॉलेज में आया करते थे, और उनकी किताबें भी हमारे कोर्स में लगी थी। जैसे साकेत भी लगी थी मैथिली शरण गुप्त की, और जितनी भी लगी थी, वृंदावन लाल वर्मा की मृगनयनी लगी थी। तो उनके उपन्यास और वो तो उसी धरती के थे। तो हमें भी लगता था कि क्या हम कभी लिख पाएंगे, हम लिखेंगे क्या, कोई कहानी ही लिख दें। और हमारे जो टीचर थे वो ऐसे ही नहीं थे कि केवल पढ़ा के चले जाएं। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि आप लोगों में टीचर भी हैं और आप लोगों में विद्यार्थी भी होंगे। तो वो खाली कोर्स पढ़ा के नहीं चले जाते थे। अगर आपने नाम सुना हो तो भगवान दास माहौर थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने मुझे पढ़ाया है। और सुरेंद्र नाथ वर्मा थे, जो झांसी गए थे। तो वो खाली कोर्स नहीं पढ़ाते थे, वो उसमें रुचि जगाते थे, हमारी साहित्य में रुचि जगाते थे। जो मुझे आज लगता है आप लोग जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये भी एक उसका मैं उसका ही हिस्सा समझती हूँ कि विद्यार्थियों में साहित्य के प्रति रुचि जगाने का काम शिक्षक करते हैं कि किस तरह पढ़ाते हैं वो। वरना तो हम तो गांव के जो रहने वाले थे, हम साहित्य क्या जानते। लेकिन हमारे जो टीचर थे, मैं आज उनको प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने हमें, हमारे दिमाग में ये डाला, हमें उस तरह पढ़ाया कि हमारी रुचि साहित्य में हो गई। और बजाय इधर उधर जाने के, ये मेरी रचना प्रक्रिया में मान लीजिए, बजाय इधर उधर जाने के, जैसे कभी हाफ डे हो जाता है कॉलेज का, या कभी कोई छुट्टी हो जाती है, तो मैं तो कम से कम पिक्चर विक्चर नहीं जाती थी, जैसे और हमारे सहेली और हमारे साथी चले जाते थे बुंदेलखंड। मैं लाइब्रेरी में चली जाती थी, तो और किताबें ढूंढती थी वहाँ। एक और बात बताऊं कि वो बुंदेलखंड कॉलेज जो है, मैथिली शरण गुप्त की वजह से, वृंदावन लाल वर्मा की वजह से, वहाँ पे आपके ये दिल्ली में जो साहित्यकार रहते थे, इलाहाबाद में जो साहित्यकार रहते थे, जगह जगह वो आया करते थे। एक वहाँ ऐसा उत्सव होता था जब ये साहित्यकार आते थे। वहीं मैंने ये बच्चन जी को देखा अपने कॉलेज में, वहीं मैंने नीरज जी को देखा अपने कॉलेज में। तो हमें लगता था, और फिर जब उन्होंने कविता सुनाई तो हमने वो किताबें खरीद ली। और वृंदावन लाल वर्मा तो हमारे सामने थे। खैर, ये तो मैं इसलिए बताया कि एक विद्यार्थी में रुचि कैसे जागती है, क्योंकि वहाँ का जो एक माहौल होता है वो साहित्यिक बनता है। जब वो खाली
कोर्स वो क्लास में पढ़ने के लिए, और फिर जैसे टीचर चले जाते हैं और विद्यार्थी भी चले जाते हैं, खत्म हो गई बात, उसलिए नहीं था। वो एक हमारे अंदर लगन पैदा करता था। हमारे टीचर बराबर हमारे साथ थे, तो ये रहा, इसलिए मेरी साहित्य में रुचि जागी, वहीं से जागी। और जब मैं आई, मेरी शादी भी हो गई, इसको भी आप रचना प्रक्रिया में मान लें, शादी हो गई तो मैं अपने साथ कामायनी लाई थी, उद्धव शतक लाई थी। तो वो जो दुल्हन चीजें लाती है ना अपने मायके से, जो लाती है तो कपड़े लाती है, गहने लाती है, लेकिन मैं किताब लाई थी और मैंने बड़ी उससे रखी थी कि ये खो न जाए, ये मेरे साथ रहे। तो मुझे इतना ज्यादा था। मैं ये नहीं कहती कि मुझे पढ़ने का था, मुझे साहित्य से बहुत ज्यादा लगाव था। खैर, अब आते हैं कि रचना प्रक्रिया। रचना प्रक्रिया तो जब होगी जब रचना हो गई, रचना करने का मन होगा। तो आप लोग सब समझते हैं कि जो एक लड़की होती है उसकी शादी हो जाती है तो फिर गृहस्थ सामने आ जाता है, मेरे भी आ गया। और मैं अपनी उद्धव शतक, कामायनी, ये सब मृगनयनी रख के बक्से में रख के भूल गई। और फिर बच्चे हो गए, ये हो गया, वो, मतलब गृहस्थ में सब जो साहित्य की ललक थी खत्म तो नहीं हुई, लेकिन गुम हो गई, मुझसे गुम हो गई। मैं जब भी बक्सा खोलती तो मेरा हाथ साड़ी वाड़ी निकालते किताबों पे जाता, तो मैं उदास हो जाती और मैं बैठ जाती कि ये क्या हुआ मेरे साथ। ऐसे ऐसे 25 साल निकल गए। मैं दिल्ली आ गई थी। अब यहाँ मैं किताब ढूंढती फिरूं, कई किताबें मिले। मैंने अपने पति से भी कहा, देखो मुझे किताब देना, सौगात कोई देनी हो तो मुझे कोई साड़ी वाड़ी नहीं चाहिए। तो वो भी खूब घूमे, लेकिन हम अनजान थे दिल्ली के लिए। खैर जो भी खूब, तो मिल गई किताबें 2-4। फिर मैंने लिखने की कोशिश की। मैं एक बात यहाँ अंडरलाइन करना चाहती हूँ कि कोई लेखक बनने में, किसी को लेखक बनने में या साहित्य में रुचि होने में पत्रिकाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि हर कोई पहले किताब ही नहीं पढ़ लेता, पत्रिका आती है तो उसको जल्दी पढ़ता है, उसको जल्दी पा भी लेता है। तो धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, काल, ये सब आते थे तो मैं उनको पढ़ती थी। और मैं रचनाओं को देख के मैं सोचती थी कभी मैं लिखूंगी, ऐसा हो सकता है कि मैं लिखूं, मेरा ऐसे छप जाए। वो तो शायद कभी नहीं हो सकता। तो ऐसे ही आया और एक दिन मैंने एक कहानी लिख के साप्ताहिक हिंदुस्तान के पते पे भेज दी। कहानी क्यों छपती, मैंने शायद लिखी नहीं होगी ऐसी, तो वो लौट आई। तो मुझे जितना मैं सोच रही थी निराशा हुई। होती होगी, लोग ये थोड़ी, ये लोग कहते नहीं हमें कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं, मुझे बड़ी निराशा हुई। मैं नहीं लिख सकती, मैं बेकार ही ये सब कर रही। खैर, तो ऐसे करके, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, फिर मैंने लिखी और फिर मैंने भेजी। और मैं खुद ही चली गई एक बार, तो यहाँ साप्ताहिक हिंदुस्तान के दफ्तर चली गई, ढूंढती फिरूं किधर कहानी देना है किधर। खैर, ये मेरी कोशिशें थी, मैं इसलिए बता रही हूँ। इसे रचना ही प्रक्रिया मान लीजिए। मैंने लिख तो ली, लेकिन उसे वहां तक कैसे पहुंचाऊं कि सब लोग पढ़ें। महत्व तो इसका भी होता है कि हमने जो पढ़ा है वो लोगों तक पहुंचे, हम इसीलिए तो लिखते हैं। स्वांतः सुखाय तो मैं नहीं लिख रही थी, स्वांतः सुखाय तो मैं बहुत सोचा था, 25 साल सोच लिया था, लेकिन मैं लिख रही थी मेरी बात पहुंचे, मेरे जो अनुभव है वो पहुंचे। और मैं यहाँ आपसे व्यक्त कर दूं कि मेरे अनुभव शहर के थे नहीं, मेरे अनुभव तो गांव के थे। गांव की बातें मुझे आती थी, गांव की स्त्रियों की कहानियां मेरे पास थी, गांव के 30 त्योहार मुझे याद थे या मैं उनमें शामिल थी। तो मैंने वही लिखना शुरू किया था और वो होते होते निराश हुई। कई बार हिम्मत टूटी, लेकिन कलम ने हिम्मत नहीं छोड़ी, लिखती गई।
सारिका से भी लौटी कहानी, साप्ताहिक हिंदुस्तान से भी लौटी कहानी, धर्म से लौटी कहानी, कहाँ कहाँ से लौटी। मैं कहना चाहूंगी या विद्यार्थी होंगे, लौटने से निराश नहीं होना चाहिए। और एक बात और सुन लीजिए, जो लौटी थी मैंने वो ना फेंकी ना फाड़ी, वो रख ली मैंने, वो संभाल के रख ली मैंने। तो फिर जब मैंने फिर लिखी कहानी तो फिर छप गई साप्ताहिक हिंदुस्तान में। तो वो मेरी पहली रचना थी और मैंने ऐसे देखा उसको जैसे किसी स्त्री के देखती है गौर से उसको कैसा। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने उसमें जो चित्र था, पूरा जो रचना कैसे की जाती है वो मुझे नहीं था पता, वो तो मैंने लिख दी थी। जो उनको देखा, एक महिला थी हमारे गांव में, रिश्ते में भी थी, उनकी कहानी लिख दी। लेकिन क्या शिल्प होता है, क्या कैसे लिखा जाता है, उसको कहाँ पहुंच देना चाहिए, किस तरह हम वर्णन करें, वो मुझे नहीं आता था। तो उसके लिए फिर मुझे मैंने किताबें पढ़ी कि कैसे देश, यहाँ अपने यहाँ की भी पढ़ी, विदेश की भी पढ़ी। और यहाँ में जो विवाद की बात कर रहे थे दिनेश, वो सच कर रहे थे, झूठ नहीं कर रहे थे। विवाद पीछे ही नहीं छोड़ते। मैं कोई सच बात कहूँ उसको भी पता नहीं क्या क्या बात बना के रख देते हैं। और इसमें हमारी लेखिकाएं सबसे आगे हैं। पुरुषों ने इतने नहीं लगाए, लगाए तो हैं, लेकिन लेखिकाओं ने तो इतने लगाए कि मैं ताज्जुब कर जाती हूँ कि स्त्री विमर्श कर रही है, ये कैसा स्त्री विमर्श है, तो फिर मेरे से इतनी दुश्मनी क्यों है। तो ये सब चीजें ये आई मेरे सामने, बहुत आलोचना आई, मैं क्या करूं। बाय चांस मैं यहाँ पे आपके सामने इसको क्लियर करती हूँ कि बाय चांस ऐसा हुआ कि चित्रा मुदगल का नाम आपने सबने सुना हो, जानी मानी लेखिका है। वो मुझसे मिल गई थी, वो मुझसे किसी के जरिए किसी तरह हम मिल गए थे। तो वो जो है जा रही थी और रास्ते में मेरा घर था, तो वो आई और उन्होंने कहा कि मैत्री चलो मनु भंडारी के घर चलो। मैंने कहा क्यों चलो। तो कहती मुझे अपनी किताब उनको देनी है, मेरी किताब छप के आई है, नहीं तो देनी है। तो मुझे बड़ा उत्साह हुआ कि मनु भंडारी के घर में जाऊंगी। तो मैं चली गई उनके साथ। मैं चली गई और 1.5 घंटे बैठ के चुपचाप चली आई, मैंने एक बात भी नहीं कही। दूसरे दिन मनु भंडारी का फोन आया कि तुम आई और चुपचाप बैठी रही, क्या कहानी लिखती हो तुम। मैंने कहा हाँ लिखती तो हूँ। तो तुमने राजेंद्र को कहानी भेजी कभी। मैंने कहा राजेंद्र मैं नहीं जानती, यूं तो जानती थी लेखक है, पर कहानी भेजूं, वो कौन आदमी है जिसको मैं कहानी भेजूं। तो तुमने हंस पत्रिका नहीं देखी क्या। मैंने कहा नहीं देखी। तो फिर कहा, उन्होंने फोन नंबर दिया और मुझसे कहा कि राजेंद्र से बात करो। तो मैंने बात की कि मैं एक कहानी लिखती हूँ ऐसे और ऐसे ऐसे। तो उन्होंने कहा ठीक है भेजो। तो मैंने कहा मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा मिलो। तो मैं चली गई मिलने। और मैं हमारे दहशत के नहीं, जैसे हमें संपादकों से एक वो लगता था, संपादक बहुत देर में टाइम देते थे मिलने का, और वो हम बैठे रहते थे, इंतजार करते रहते थे। जैसे नए लेखक के साथ होता है कि संपादक भी अपना जरा रुतबा दिखाते हैं, तो ऐसे ही। तो मैं बैठी रही वहां दूसरे वाले कमरे में और मुझे 1.5 घंटा हो गया, 1.5-2 घंटे हो गए। तब उन्होंने बुलाया, उसने कहा कि वो कोई बैठी है, और वो उन्होंने बोला अरे तुम बैठी थी यहाँ आ जाती सीधी। मैंने कहा सीधी सीधी कैसे आ जाती। तो बस ऐसे करके और फिर मैंने उन्हें कहानी दी, उन्होंने लौटा दी थी कि हम नहीं छाप सकते। तो मैं यहाँ ये कह रही हूँ, मेरे कहने का मतलब यही है कि आज आपके सामने बैठी हूँ, मेरी कहानी लौटी है, मैं निराश भी हुई हूँ। फिर मैंने वो जो राजेंद्र यादव ने लौटाई या कहीं और से लौटी वो रख ली। तो उन्हीं कहानियों को मैंने फिर डेवलप किया। तो एक पर हुआ इधर नमम और दूसरी पे हुआ चाक, वही कहानियां थी। उनको मैंने मेहनत करके
और उसको इधर नाम शायद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चला है। तो उन्हीं जो मेरी शुरुआती कहानी थी उन्हीं पे हुआ। तो यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ, विद्यार्थियों से कहना चाहती हूँ जिन्हें लेखक बनने का वो हो, इच्छा हो, तो कोई भी हम जो लिखते हैं वो बेकार नहीं जाता। बस उस पे आगे समय थोड़ा लेके उस पे थोड़ी मेहनत करनी होती है। तो मेहनत के बाद वही कहानी क्या बन जाती है। वो इधर नमो चाक हुए जिन्होंने चर्चा पाई और मुझे भी चर्चित कर दिया। तो ये है। और विवाद की बात कहूँ तो चाक पे बहुत जोर का विवाद छिड़ गया। अब मैं डरूं कि ये क्या किया मैंने, मुझे तो मैंने अनजाने में ही कर दिया जो करना था। मुझे पता ही नहीं कि यहाँ साहित्य में बहुत आफत आ जाएगी मेरी। अब मैं तो जहाँ जाऊं वही सब बातें होने लगे, तो मैं गोष्ठियों से बचूं कि मैं नहीं जाती। तो ये सब जैसे हमारे गांव में जो औरतें बदनाम हो जाती हैं तो फिर बेचारी चुपती बचती फिरती है, तो मैं भी बचूं। तो ये सब हुआ। लेकिन मैंने पीछे कदम नहीं किए। कहने दो जो कह रहे हैं, मैं और लिखूंगी। मैंने और लिखी, जैसे राजेंद्र यादव ने लौटाई थी कहानी, तो कहने लगे अब हमने लौटा रहे हैं तो तुम हमें गाली दे के जाओगे, हमें पता है। लेकिन नहीं राजेंद्र जी, नहीं जाएंगे गाली तो के, हम फिर आएंगे, कहानी लेके आएंगे, अगली कहानी फिर लाएंगे। फिर ले गई तो फिर उन्हें छापी। वो थी चकबंदी के ऊपर कहानी। तो जाहिर है यहाँ की कोई लेखिका चकबंदी तो नहीं लिख सकती थी, क्योंकि चकबंदी तो जो खेत खलियान जाने वही लिखेगी। तो उन्हें अच्छी लगी और अलग लगी तो उन्होंने छाप दी। तो ऐसे करके मैं अब ये बता रही हूँ चकबंदी के ही सहारे ये बता रही हूँ कि अगर हम विषय ऐसे लाते हैं जो हमारे पाठक वर्ग के लिए नए हों, तो हम यहाँ पर अपने पैर जमा सकते हैं। तो मैंने जो एक अनुभव थे, मुझे शहर के भी थे, तो मैं दिल्ली में उस वक्त मुझे 25 साल हो गए थे, शहर के भी अनुभव थे। लेकिन मैंने गांव चुना क्योंकि उसकी उस पर पकड़ मेरी बहुत ज्यादा थी। मैंने गांव के अनुभव लिखे, गांव की कहानियां लिखी। तो राजेंद्र यादव खास तौर से कहते थे कि तुम जितने भी गांव की कहानियां ला सको लाओ, क्योंकि यहाँ स्त्रियों की कलम से गांव की स्त्रियों की कहानी नहीं है। यही था जो दुनिया भर के लगाव और विवाद और क्या क्या बताए जाते हैं। हमारा रिश्ता और राजेंद्र यादव का रिश्ता कहानी को लेके एक अलग अलग तरह की कहानी को लेके था। जो एक स्त्री की, वही जो कहते थे कि एक स्त्री की कलम से स्त्री की कहानी, गांव की स्त्री की कहानी आ रही है। देखिए पुरुषों ने खूब लिखी हैं कहानियां, लेकिन जो स्त्री लिखती है वो अलग अनुभव है, पुरुष लिखता है वो अलग अनुभव है। तो इसलिए जो है उनसे उनसे नजदीकी हुई हंस से, क्योंकि हंस में वो छापना चाहते थे और छपी तो फिर ये आया सामने कि इसको क्यों छाप रहे हैं। अरे और उपन्यास आया इधर न, 3 समीक्षाएं छापी, चाक आया 3 समीक्षा छापी, ये जो उदय प्रकाश का आया 3 समीक्षा छापी, है ना, संजीव का आया 3 समीक्षा छापी। उन दोनों की 3 समीक्षा छापी, किसी ने कुछ नहीं कहा। विवाद तो स्त्री के साथ हो सकता है ना, मेरी 3 छापी तो मेरे लिए जाने क्या क्या कहा गया। वो जो स्त्री पुरुष के संबंध होते हैं वो भी कहे गए। मैं तो रोने लगी राजन जी फोन पे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मेरी आप मत छापिए समीक्षा। मैंने मना किया तो कहने लगे, कह रही तुम डरती हो, मैं नहीं डरता। मैंने कहा आप तो क्यों डरेंगे, मैं डरूंगी। और मेरे घर और परिवार भी है, मेरे पति क्या कहेंगे, लोग आपको लेके मुझे लेके क्या क्या कहते हैं। तो खैर वो एक जिद्दी आदमी थे, वो नहीं मानते थे, वो छाप देते थे। पर ऐसे करके दूर दूर तक कहानी, मेरे उपन्यासों की चर्चा पहुंची हंस के जरिए।
और वसुधा के जरिए और कितनी जो पत्रिकाएं थी उनके जरिए, क्योंकि कमला प्रसाद जी मेरी उपन्यासों की बहुत प्रशंसक थे, बहुत ज्यादा, बहुत पसंद करते थे। तो वो वसुधा में जरूर छापते थे और लेख छापते थे। तो जबकि कमला प्रसाद जी से मेरा ऐसा कोई घनिष्ठ संबंध नहीं था, परिचय भी नहीं था ज्यादा। तो जब ये इधर नवा चाक छपे तो खुद ही उन्होंने मेरे से परिचय बनाया। सत्य प्रकाश जी से मेरा कोई परिचय नहीं था। जब इधर नवम आया तो सत्य प्रकाश जी से परिचय बना। वो मुझे मिले अंश के दफ्तर में। उन्होंने कहा राजेंद्र जी ने कि सत्य प्रकाश जी आए इलाहाबाद से, तुम आ जाओ, तुमको याद कर रहे हैं। तो मैं चली गई। तो सत्य प्रकाश जी मुझे मिले, फिर उनसे अच्छी घनिष्ठता हो गई और वो किताबों के ही कारण हो गई, बाकी तो हमारा कोई नाता रिश्तेदारी थोड़ी थी। तो इन लोगों ने पहचाना तो मुझे लगा कि हाँ, अब मैं यहाँ साहित्य में रुक जाऊंगी, मुझे लोग उखाड़ेंगे नहीं। एक बात और कह दूं कि जब ये लोग मुझे पहचान रहे थे तो हमारी लेखिकाएं मुझे उखाड़ रही थी। वो नहीं मान रही थी वो नहीं मान रही थी। मैं नाम तो क्या लूं, लेकिन किसको कहूं कि मेरे पक्ष में खड़ी थी? कोई नहीं बिल्कुल। अब मैं ये सोचती थी इनको क्या होगा, क्या क्या मेरी दुश्मनी है इनसे? तो सबसे बहुत अच्छी तरह मिलती हूँ, हाथ जोड़ के नमस्ते करती हूँ सबसे, है? लेकिन ये क्यों? और लिख लिख के ऐसा आए कि क्या बताएं। पत्रिकाओं में लिख लिख के मेरे खिलाफ हमारी लेखिकाओं की कलम से ऐसा आए। अभी भी आ रहा है, अभी भी आ रहा है। अभी एक लेखिका ने मतलब बात चलिए तो बताती हूँ कि ये जो जैसे मैं आपके यहाँ बैठी हूँ, ये ऑनलाइन हो रहा था तो उन्होंने शुरू ही मुझसे किया कि मनु भंडारी को अगर अवसाद दिया तो मैत्रेयी ने, मनु भंडारी को जितने दुख दिए मैत्रेयी ने, मैंने कौन से दुख दे दिए? और उनने पूरा वही पूरे ऑनलाइन अपने प्रोग्राम में बस यही कहा और यही साबित करना चाहा। अब बताइए, आप ही लोग बता दीजिए कि ये क्या मैं कह रही हूँ, ये विवाद क्यों है मेरे पीछे? मैंने क्या कर दिया? तो ये साहित्य को देख के मैं ताज्जुब करती हूँ कि मेरे गांव के लोग कितने अच्छे थे। ये साहित्यकार हैं, ये सबके लिए किताबें लिखते हैं, ये सबको ज्ञान देते हैं। मेरे गांव के किसान कितने अच्छे थे जो ऐसा काम तो कम से कम नहीं करते थे। फौजदारी भले कर लें, फौजदारी आमने सामने की होती है, ये पीठ पीछे की फाइटिंग तो बड़ी खतरनाक होती है। तो ये सब हुआ। खैर ये तो विवाद है, मेरे ऊपर कोई असर नहीं आना चाहिए, लिखती हूँ। तो मैं जो रचना प्रक्रिया की बात बता रही हूँ मैं कि ऐसा नहीं है कि मैं बड़ी परफेक्ट थी, नहीं। मुझसे राजेंद्र यादव ने भी कहा, औरों ने भी कहा कि आप किताबें पढ़िए। अब उन किताबों का तो मैं जानती ही नहीं थी। मैंने अपना गांव देखा था, ये घर देखा था जो पति का है, वो घर देखा था जहाँ मैं रहती थी, जो मेरा भी है। तो जब मैंने लिस्ट बनाई विदेशों की भी किताबें जो हिंदी में अनुवाद थी, अंग्रेजी मेरी कमजोर है, मैं नहीं ज्यादा काम कर सकती उसमें, और मैंने सब पढ़ना शुरू किया। कई बार पढ़ा। यहाँ अपने जो लेखक हैं उनको भी कई बार पढ़ा मैंने। माश्वेता देवी को बहुत पढ़ा, उनकी किताबें पढ़ी, और जो लेखक मुझे लगे, इसमें चुगताई को पढ़ा, ये धर्मवीर भारती को पढ़ा, जो मतलब जितनी किताबें मैं ले सकती थी मैंने पढ़ा। और पढ़ने के बाद फिर लिखना शुरू किया तो कुछ बदलाव आया, कुछ शिल्प में बदलाव आया, कुछ लेखन शैली में बदलाव आया, कुछ भाषा में बदलाव आया। तो वैसे मैं ज्यादातर गांव की भाषा यूज करती हूँ, गांव के मुहावरे प्रयोग में लाती हूँ, क्योंकि गांव के मुहावरों की एक विशेषता है कि जो बात हम दो पैराग्राफ में कहते हैं वो एक वाक्य में कह जाते हैं। तो मुहावरों की तो कहावतों की मुहावरों की ये विशेषता होती है, जो मेरे ख्याल में गांव के लोगों ने बनाए होंगे वो मुहावरे। तो वो मैंने फिर अपने प्रयोग किए और
ये जो किताबें पढ़ी, विदेशों की भी पढ़ी, यहाँ की भी पढ़ी, उनसे मैंने सीखा कैसे लिखूं। तो मैं जो कहना चाहती हूँ वही, उसका सार तो यही है कि लिखने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, लिखने से ज्यादा पढ़ना चाहिए। मैं अभी मैं किताबें देख रही थी, तो हम आपस में बात कर रहे थे, मेरे जो हस्बैंड हैं और मैं, तो मैंने कहा ये सारी मैंने कई बार पढ़ी है किताब, जो मेरे कमरे में है, और कमरा लगभग भरा ही हुआ है, तो ये मैंने पढ़ी है। तो जो पढ़ने का हमें बताया, जो हमारे गुरुजन थे या जो हमारे गाइड थे, राजेंद्र यादव ने भी बताया, और जो मुझे मिले उन्होंने बताया कि पढ़ोगे नहीं तो कैसे लिखोगे। उससे बहुत हमें मदद मिलती है आगे चलने के लिए। जैसे अलमा कबूतरी मैंने लिखा था, क्या जरूरत थी मुझे क्रिमिनल ट्रायल पे लिखने की, और क्या मुझे अनुभव था? कोई अनुभव नहीं था। मैं क्रिमिनल ट्रायल की थोड़े हूँ, या मेरा वहां पे मैं रहती थोड़े हूँ, लेकिन संयोग बस मेरे गांव के पास ये जो जन्मजात अपराधी माने जाते हैं, वो उनके डेरे हैं गांव के पास। तो मैं शुरू से देखती रही, तो मैंने सोचा मैं क्यों नहीं लिखूं। मैंने कहा लेकिन लिखूंगी कैसे मैं? तब मैंने ये अमीर अली ठग और ये सब किताबें पढ़ना शुरू की, और फिर मैंने कई किताबें पढ़ के अलमा कबूतरी लिखा। तो मैं नहीं जानती थी कि ये चर्चित हो जाएगा, लेकिन लोगों ने पढ़ा, ठीक ठाक माना, तो मुझे लगा कि इस तरह हम लिख सकते हैं। क्योंकि हम खाली अपने, मैं स्त्री हूँ, स्त्रियों के पारिवारिक दुख क्या है ये तो बहुत लिखा गया है। स्त्रियों का जो पति वाला दुख क्या है वो भी बहुत लिखा गया है। स्त्रियों की जो औलाद क्या दुख दे रही है वो भी लिखा गया है। लेकिन स्त्रियों के बाहर, इस वातावरण से बाहर जाके लिखा जाए, तो वो भी तो स्त्रियां हैं। देश में कहाँ स्त्रियां हैं, उनको भी तो देखें हम कि आदिवासी भी हैं, और गांव के किनारे जो रहते हैं उन पर भी गौर करो, वो स्त्रियां कैसे रहती हैं। ये जो मैं क्रिमिनल ट्राइब की बात बता रही हूँ, वो कैसे रहती हैं। इवन डाकू भी कैसे रहते हैं, और उनकी भी स्त्रियां वहां कैसे रहती हैं। तो मेरी रुचि सब में थी, तो ज्यादातर तो मैं भिंड भिंड वगैरह में घूमती रहती हूँ। वहां के बिना मेरी कलम भी होती नहीं है। जब तक वो भिंड में, जो भिंड के आगे जाके पवित्र नदी बहती है, फिर भाटेर से आगे जाते हैं तो पवित्र नदी बहती है, फिर उसके आगे और जाते हैं तो वहाँ बहुत ज्यादा जंगल है, बीहड़ है, वहाँ सिंध नदी है। तो वो सब जाके और यहाँ कौन रहता है, वहाँ पहले डाकू रहते थे, अब तो रहते नहीं है। तो उन सब जगह में मेरी रुचि रही है, और मैं जाती रही हूँ। तो जाहिर है कि हम अपने देश के उन हिस्सों को भी जानते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। खाली दिल्ली में रह के दिल्ली को तो कितना, यहाँ तो ऐसी दिनचर्या है सुबह से शाम तक की बंधी हुई, उसमें कोई चेंज नहीं होता। सुबह उठो, नहाओ धो, नाश्ता करो, जाओ ऑफिस, फिर आ जाओ, फिर चाय वाय पियो, फिर वैसे इतना ही है। और तो हस्बैंड वाइफ में आपस में तनातनी हो जाएगी, या बाहर थोड़ी बहुत पड़ोस में हो जाएगी, या फिर हम जहाँ काम करते हैं वहां हो जाएगी, इससे ज्यादा तो नहीं है ना। तो वहां वन जंगलों में जाके देखो, वहां जो मनुष्य हैं वो किस तरह रहते हैं, जो लोग हैं वहाँ के किस तरह रहते हैं। वहां भी चुनाव होते हैं, वो किस तरह हो रहे हैं। चुनावों में स्त्रियां किस तरह पेश आ रही हैं, उनको कैसे लाया जा रहा है। वो क्या लोग कहते हैं ना, अब तो औरतें आ रही हैं, स्त्रियां आ रही हैं, वो नहीं आ रही, वो लाई जाती हैं। और जब वो जीत जाती हैं, स्त्री के नाम पे जीत भी जाती हैं, क्योंकि स्त्रियां तो वोट दे ही देती हैं, तो फिर काम उनको नहीं करने दिया जाता। काम तो आदमी ही करते हैं, जैसे हम पहले करते थे वैसे ही हम अब करेंगे, ये कहा जाता है। तो ये ऐसी चीजें
बाहर निकल के ही पता चलती हैं। यहाँ तो हम समझ लेते हैं कि इतने % महिलाओं का रिजर्वेशन है। मैं एक जगह है, पवनी नदी के आगे एक गाँव है बेरज, वहाँ मैं गई थी, हमारी रिश्तेदारी है, तो वहाँ मैं गई थी। तो एक एक मृत्यु के उसमें गई थी। तो जब हम चल रहे थे तो मैं भी रो रही थी और मुझे जो विदा कर रही थी वो भी रो रही थी। तो मेरी निगाह पड़ी दीवार पे निगाह पड़ी कि सरस्वती देवी पत्नी बलवीर सिंह को वोट दीजिए। तो अब मैंने कहा, जब मैं चुप हो गई तो मैंने कहा, ये सरस्वती देवी पत्नी ये पत्नी के साथ बलवीर सिंह के नाम पति का क्यों लिखा है? कहने लगे, वहीं की भाषा में बताती हूँ कि वैसे वो सरस्वती को जानत, उनकी उनकी जनी है बलवीर की, तो जान जाएंगे, वैसे कौन जानता है? तो स्त्री को जानता भी नहीं है कोई उसके नाम से, उसके पति के ही नाम से पहचान में आती है कि ये इसकी स्त्री है। तो वोटों के लिए पति का नाम जरूरी है साथ में, और वो लेने के लिए, ऐसा नहीं लिखने के लिए नहीं, लेने के लिए। तो स्त्री की तो ये पहचान है। अभी हम पता नहीं किस गुमनामी में उसको देखते हैं और किस में बाहर लाते हैं। तो असली हालत जो है, जो मैं वहां देखती हूँ, तो वो मैं लिखती हूँ, और वो मैंने फिर कहानी भी लिखी और उपन्यासों में भी जिक्र करती हूँ कि अभी ऐसा है, अभी वो सवेरा नहीं हुआ जिसको आप सवेरा कह रहे हैं। अभी तो सवेरे की हम आहट ले रहे हैं कि होगा क्या सवेरा, क्या हम देखेंगे क्या सवेरा कि स्त्री अपने दम पे अपने नाम के साथ खड़ी होगी। तो ये हालत है। लोकतंत्र सब जगह है, आपके शहर में ज्यादा लोकतंत्र है, ज्यादा पहचान है, लेकिन अभी इस देश के जितने भी गांव हैं, जितने भी कस्बे हैं, वहां स्त्री की पहचान यही है, या तो पिता से है या तो पति से है। तो ये चीजें हमें पड़ताल करनी होती हैं और करनी चाहिए, वरना तो हम क्या साहित्य लिख रहे हैं, हम ऊपर से लिख रहे हैं कि ये क्या हो गया। हाँ, इतने हम तो ये आंकड़े दे रहे हैं। मैं आंकड़ों में विश्वास नहीं करती, आंकड़े सच नहीं होते। मैं जो जमीनी हकीकत है उसकी बात करती हूँ और उसी को लाती हूँ अपनी रचनाओं में। यूट्यूब जो उपन्यास लिखे हैं, और स्त्री की जो राजनीतिक हालत है, जो हमारी संस्कृति ने भी जो दबाव बनाया है स्त्री पे, शुरू से जब बनाया है अभी तक भी है, वरना हम इतने व्रत उपवास धार्मिक कर्म कांड क्यों करते हैं, क्यों करती है स्त्री? सारे व्रत उसी पे क्यों लदे हैं? तो ये जो हमारे ये वो अभी नहीं बदली है, बल्कि ये तो मैं शहरों में देख रही हूँ कि और ज्यादा है, इतनी ज्यादा है ये पाखंड और आडंबर, वो अभी स्त्री ने अपने सिर से नहीं उतारे। तो इसके खिलाफ तो हमें आवाज उठानी होती है। और जो दिनेश कह रहे थे सच कह रहे थे, जब मैं आवाज उठाती हूँ तो मेरे ऊपर विवाद चालू हो जाते हैं, विवाद नहीं गालियां चालू हो जाती हैं। हाँ, मैं एक मैं एक अपनी उत्सुकता के लिए कुछ पूछती हूँ तो उस पर फिर वो गालियां चालू हो जाती हैं कि ये ऐसी है, इसके घर क्या है, इसका पति कहाँ है, वो फिर पर्सनल बातें। मुझे टाइम हो जाए तो बता देना। अभी है? हाँ, बोलिए जी, बोलिए। बोले बोला तो मैंने कहा मुझे बता देना। हाँ, होने वाला होगा मेरे ख्याल में। तो हाँ, तो मैं ये इन चीजों को मैं एप्रिशिएट नहीं करती कि स्त्री ने पढ़ लिया लिख लिया, वो नौकरी पे चली गई, वो बच्चियों को भी पढ़ाती है, वो स्कूल में पढ़ाती है, वो जो जो एक ऑफिसर की पोस्ट होती है वो भी है उसके पास, लेकिन वो तो वही खड़ी है, उन्हीं पाखंडों में खड़ी है, उन्हीं कर्मकांडों में खड़ी है। वो उसकी असलियत नहीं जानना चाहती, वो बस करने को कहे तो कर रही है। तो तुम क्या पढ़ी हो, तुम्हारे क्या ज्ञान के चक्षु खुले हैं? तुम तो आंखें बंद करके चलती जा रही हो। अब ऐसी शिक्षिकाएं जो जो जितने भी जो पाखंड है, जो अंधविश्वास है, उनको मान रही है,
तो जो विद्यार्थी हैं, लड़की विद्यार्थी हैं, वो क्या सीखेंगी? वो वही अंधविश्वास ही को अपनाना ही सीखेंगी ना। क्या अंधविश्वास इतनी अच्छी चीज है? क्या उनको धार्मिक बना दिया है तो वो अच्छे हो गए? अपने ये आंखें खोल के हमें देखना चाहिए। और जब मैं कह रही हूँ ना कि ये हमारे साहित्य की कमजोरियां हैं, जब हम ये लिखते हैं और इनके खिलाफ लिखते हैं तो हमारी लेखिकाएं हमें, हमारे लेखक हमें लानत देते हैं। ये कैसे लिख रही हो? तुम सुहाग की दुश्मन हो, तुम ये सुहाग की दुश्मन। आप बताइए, व्रतों से क्या उम्र बढ़ती है? अगर व्रतों से उम्र बढ़ जाती तो आदमी कभी नहीं मरता। किसी पत्नी नहीं है जो व्रत नहीं रखेगी। तो ये जो है, हम अच्छी अच्छी भावनाएं रखें अपने पति के प्रति। मैंने देखी है, रोज गाली दे रही होंगी पति को और व्रत रख के बैठ जाएंगी, मैंने देखी है बहुत। तो ये जो हम पाखंड करते हैं, पढ़ी लिखी स्त्रियां, कम से कम शिक्षित स्त्रियां, शिक्षित तो वो है, ये पढ़ लिख तो गई है लेकिन शिक्षित नहीं हुई। शिक्षित तो वो हैं जो देखें, अपनी चेतना से देखें, क्या वैज्ञानिक चेतना से इन्होंने बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया है? तो उससे देखें कि हम कर क्या रहे हैं, ये कितना जायज है, क्या और क्या क्या हम अंधेरे में जा रहे हैं? हमें उजाले की तरफ आना है कि ये हम सही कर रहे हैं, या हम अपने बच्चों को आगे, बच्चों क्या, लड़का हो या लड़की हो, वो तो उसी उस पे लकीर पे चलेगा जो आप बना रहे हैं और उनको भी चला रहे हैं। उनको कहना चाहिए, जब हम नहीं करेंगे तो वो भी नहीं करेंगे। सब अच्छी चीजें करनी चाहिए जो समाज के लिए एक उजला रास्ता बनाए, वो हमें बनाना चाहिए। तो वही तो हमारे बच्चे देखेंगे, वही तो बच्चे भी करेंगे। ये नहीं कोई बच्चा सीख के नहीं आता है, कोई पेट से सीख के नहीं आता है, सीखता तो माँ बाप से ही है ना। तो पहले गुरु कहते हैं ना, पहले शिक्षक तो माँ बाप होते हैं, फिर वो स्कूल जाता है। तो शिक्षकों को भी कम से कम इसके लिए, ये जो हमारे जितने अंधविश्वास और कर्म कांड है, इसके लिए शिक्षकों को भी आगे आना चाहिए। मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। हमारे शिक्षकों ने, वो तो बहुत पुराने थे, आप लोग कहेंगे हम ही पुराने हो गए, तो हमारे शिक्षक तो और पुराने थे। हमें यही सिखाया। वो जो हमारा शिक्षक स्वतंत्रता सेनानी था, हमें कैसे अंधविश्वास सिखा देता? हमको यही सिखाया। आधे घंटे में पढ़ाई होती थी, आधे टाइम में, और आधे टाइम में ये सिखाते थे वो हमको। तो जो यहाँ पे लोग कहते हैं मैत्री जी नहीं डरती किसी से, अरे भगवान दास माहौर ने हमें डरना नहीं सिखाया था, हमको सिखाया कि सच बोलो और साहस से बोलो। सच के साथ साहस जुड़ा होता है। सच बोलोगी तो साहस अपने आप आएगा। झूठ मत बोलो, झूठ से तुम्हारी ईमानदारी खत्म होती है। ये तो हमें उस टीचर ने बताया था, जो आज तक नहीं भूले हैं। उनकी चिट्ठियां रख के बैठे हैं, जो हमारी शादी भी हो गई तो भी हमें चिट्ठी लिखते थे। तो ये सब, ये आप लोगों में टीचर भी हैं, आप लोगों में विद्यार्थी भी हैं। ये सब एक ट्रेनिंग होती है, ये खाली पढ़ाई नहीं है, ये एक जीवन के लिए ट्रेनिंग है। तो मैं इसकी उम्मीद करती हूँ विद्यार्थियों से भी और अध्यापकों से भी। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अंधविश्वासों के खिलाफ ये आप ही लोग उठाएंगे एक मुहिम, तो ये खत्म होंगे। आप ही लोग सिखाएंगे तो आपके विद्यार्थी सीखेंगे। क्योंकि माता पिता जो हैं वो तो अभी भी, चाहे वो कितने पढ़ गए लिख गए, डिग्री बिग्री सब है उनके पास, यहाँ भी तो मैं देखती हूँ सब है, लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगी, वो पढ़ गए, उन्होंने डिग्री ले ली, शिक्षित नहीं हुए, अभी वो वहीं डूबे हुए हैं, अंधकार में ही डूबे हुए हैं। तो इसके खिलाफ जब मैं लिखती हूँ तो देखिए, आप ही देखिए, आप न्याय करिए, उसके खिलाफ बवाल उठ जाता है। दिनेश खुद देखते होंगे कि मैं मैं जरा व्रत पे कोई एक वो कर दूं, ठीक है, अपनी अपनी आस्था है, आप लोग कह सकते हैं, लेकिन उसके उसके पीछे क्या है वो भी तो देख लीजिए। इस व्रत के पीछे क्या है देख लीजिए।
ऐसी ऐसी कहानियां स्त्रियों के व्रतों की तो कि आप थर्रा जाए, ऐसी ऐसी कहानियां, इतनी भयानक कहानियां हैं। तो ये भय दिखा के हमसे व्रत रखवाया जाता है स्त्रियों से कि अगर तू ये नहीं करे तेरा पति मरा। ऐसा होता है क्या कि वो व्रत अगर नहीं करेगी तो पति उसी वक्त मर जाएगा? उसमें कहानी में तो यही है, उसने व्रत तोड़ा था, वो मर गया वहां। मैं कैसे इस पे विश्वास कर लूं? तो ये जो हमें, और ये चला जा रहा है, हमारी बड़ी बड़ी पीएचडी धारी जो यहाँ पे विश्वविद्यालय में टीचर हैं वो सब यही कर रही हैं। मैंने कहा आप अपनी विद्यार्थियों को क्या सिखाती हैं? आप इस कहानी को तो देखिए। तो हमें जरूर वो उसके अंदर जाके भी देख लेना चाहिए, आखिर इसका आधार क्या है। नहीं देखते लोग, बस तो हम मतलब जैसे एक अंधे की तरह चले जा रहे हैं, हमारी लाठी कोई और पकड़े है, हमें लिए जा रहा है। ये हुआ ना। ये तो कहाँ गई हमारी विद्या, कहाँ गई हमारी शिक्षा? तो ये मुझे कहना है, और यही मैंने लिखा भी है, यही मैंने लिखा भी है कि और ये जब लिखती हूँ तो दिक्कत आ जाती है। मैं भी मानती नहीं हूँ, कई बार मैं अपने को समझाती हूँ कि मैं मानती क्यों नहीं हूँ। अब मैं कैसे मानूं जो नहीं मानने वाली बात है? तो ये है। और विवाद विवाद की आप जड़ देख लीजिए कि विवाद काय चीज पे। अब विवाद इस पे बड़ा भारी हुआ कि मनु भंडारी को मैंने अब साथ दे दिया। राजेंद्र यादव तो जैसे दूध के धुले थे, राजेंद्र यादव से उन्हें कुछ नहीं हुआ। अब मेरा विवाद इस पे उठ रहा है कि उसके पीछे तो मैत्रेयी है। मैत्रेयी ने क्या बैल खोले उनके? क्या किया? क्योंकि मैंने कुछ उपन्यास लिख दिए। हो सकता है मनु भंडारी को दिक्कत हुई हो कि मेरा पति से सलाह ले लेती है और उपन्यास लिख देती है, या उन्होंने एक आध की भूमिका लिख दी, फिर मैंने कहा राजन जी तुम आप मेरी भूमिका वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे। क्योंकि विवाद इस पे हो जाता है, मेरी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है कि आप लेके जबरदस्ती ला मैं लिखूंगा भूमिका लिखूंगा। तो एक विवादित व्यक्ति के साथ हमारा वो रहा, संपर्क रहा, तो उसका खामियाजा हम उठा रहे हैं। एक स्त्री होने के नाते आप कितनी तोहमत लगाएंगे? और एक लेखन हमने किया तो हम दोषी हो गए क्या? और हमने ये अंधविश्वासों की रस्में तोड़ी तो हम दोषी हो गए हैं? हम यहाँ के अपराधी हो गए आपके साहित्य समाज के? कोई भी लेखिका, मुझे मत गिनिए, कोई भी लेखिका अगर ये करती है तो ये कैसा साहित्य समाज है जिसमें उसे अपराधी घोषित कर दिया जाए? तो मैं पूछती हूँ पढ़े लिखे और शिक्षित लोगों से, क्या आप अंधविश्वासों में आस्था रखते हैं? तो क्या आप पाखंडों में आस्था रखते हैं? आप कर्मकांडों में आस्था रखते हैं? ठीक है, कर देते हैं लोग, शादियों में भी होते हैं, जो 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 रस्में होती है वो होते हैं, ठीक। लेकिन उस पे इतना लकीर पीट के चलना ठीक नहीं है। कुछ अपने ज्ञान से भी सीखे, कुछ अपने ज्ञान चक्षु भी खोलने चाहिए। अब आजकल तो वो भी शादियों में भी नहीं होता, वो कोर्ट में शादी कर आते हैं, फिर वो कहाँ चले गए संस्कार, कहाँ गए संस्कार? तो सब तरह से हमको जीवन को अपना उजले रास्ते पे ले जाना है, प्रकाश में ले जाना है। ये अंधकार में हम कब तक रहेंगे? तो हम जब एक एक चीज अलग करते रहेंगे, दूर करते जाएंगे तो एक रास्ता बनेगा। और ये मैं भी जानती हूँ कि ये रास्ता बनाना कोई आसान नहीं है। ये हम पर लांछन भी लगेंगे, लोग नाराज भी होंगे, होते हैं, लेकिन हमको चलते जाना है। हमें नाराजगी का उनसे कोई बदला नहीं लेना है। हमें जो कहना है वो कहेंगे। बस अपने मन में ये है कि हम गलत नहीं कहेंगे, समाज के लिए कुछ गलत नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि नैतिक रूप से ये सही है और ये सही है ही नहीं, ऐसी कोई रेखा भी नहीं बनी है। कई बार जो जिसे हम अनैतिक मानते हैं वो जीवनदायी हो जाता है। तो हम ये तो तय कर ही नहीं सकते, वो तो स्थितियां बताती हैं कि हमें अब कौन सा कदम आगे रखना है जिससे किसी का बुरा ना हो, भला ही हो। तो ये मुझे कहना है। और साहित्य में मैंने यही कोशिश की है कि मैं ये करूं, मैं ये लिखूं
और इसी तरह लिखती चली आ रही हूँ। दूसरी बात ये कि मैं विषय जो होते हैं, इसको चाहे रचना प्रक्रिया मान लीजिए, कुछ भी, मैं उनको रिपीट नहीं करती, मैं दोहराती नहीं। मैं हमेशा नए विषय खोजती हूँ, नया नहीं मिलता तब तक मैं लिखती नहीं हूँ। तो ये है। अब वही लिखे लिखाए को क्या लिखना, तो वो मैं चाहे मुझे कितनी देर हो जाए लिखने में, अभी तक तो हुई नहीं है देर ज्यादा कभी, तो लोग कहने लगते नहीं अब क्या करेंगी, अब कुछ नहीं लिखेंगी। एक ये और फतवार कर रखा है कि अब राजेंद्र यादव नहीं है तो अब क्या लिखेंगी। राजेंद्र यादव लिख रहे थे क्या मेरे बदले? तो ये भी कहते हैं लोग, कुछ भी निकाल लेते हैं। खैर नहीं, वो उनका कहना भी उन्हें ऐसा ही लग रहा होगा तो ठीक है। तो ये है कि नए विषय खोजने में देर लगती है और उनका पूरा अध्ययन करने में भी देर लगती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि नए विषय उठाऊं, तभी लोग गौर भी करेंगे। और गौर क्या करेंगे, एक रुचिपूर्वक पढ़ेंगे, उन्हें कुछ नया मिलेगा पढ़ने के लिए। लेखक को हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए, मैं कोई बहुत बड़ी लेखक तो नहीं हूँ, लेकिन जैसा मैं सोचती हूँ वैसा मैं बता रही हूँ। रचना प्रक्रिया में भी जो करती हूँ वो भी मैं बता रही हूँ। बस ठीक है, हो गया। हाँ ठीक है मैडम, क्योंकि इतने लोग जुड़े हुए हैं और इतने जिज्ञासु लोग हैं, तो शायद से उनके कुछ सवाल भी होंगे जरूर। तो मुझे लगता है कि आपके वक्तव्य को यही रोक के सवाल जवाब हम ले लेते हैं और उसमें काफी सवाल लेते हैं। और एक और बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि मतलब आज ऐसी स्थिति हुई है कि हमारे साथ कंटिन्यू 100 लोग जुड़े हुए हैं और हो ये रहा है कि बाकी लोग लाइन में लगे हुए, जैसे ही कोई लेफ्ट होता है फिर दूसरा एंटर होता है। अच्छा। तो हाँ, तो ये अपने आप में आपकी लोकप्रियता को दर्शाता है। नहीं भैया। और इस बात का प्रमाण है कि कितने लोग आपको सुनना चाहते हैं। और जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं अभी आपसे लाइव, मतलब एकदम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए हम ये पूरा यूट्यूब पर उपलब्ध करा देंगे। हमारा यूट्यूब का भी है चैनल, तो उस पर हम उपलब्ध करा देंगे। तो ये फ्लोर अब हम ओपन करते हैं सवालों के लिए। तो एक मैं केवल चर्चा के लिए शुरू कर देना चाहता हूँ, फिर उसके बाद सवाल आएंगे। बल्कि मतलब इतनी भीड़ है आज के, मैंने अपने विभागाध्यक्ष महोदय को कहा कि कोशिश करके देखिए कुछ अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी में दिक्कत हो रही है, क्योंकि अगर वो लेफ्ट हो जाएंगे तो फिर एंटर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बाकी लोग फिर आ जाएंगे। हाँ, तो आज की स्थिति थोड़ी तो दिनेश जी पहला सवाल मैं पूछना चाहता हूँ मैडम से। स्वागत है ना? अच्छा मैडम, कभी आपको ऐसा लगा कि जो बात आप कहना चाहती हैं अपने उपन्यासों में या कहानियों में, आपका कोई पूर्ववर्ती या आपके साथ वाला कोई लेखक, स्त्री हो या पुरुष हो, वो कह चुका है, जैसा आप कहना चाहती हो सकता है वैसा न कहा हो, लेकिन आपकी बात, कंटेंट आपका किसी और की कहानी में, किसी और के उपन्यास में, किसी और के लेखन में कहीं ध्वनित होता हुआ दिखाई दिया कभी आपको, या मिलता जुलता ऐसा लगा कि वो कह चुका है? हो सकता है मेरा ध्यान न गया हो, लेकिन मुझे लगा नहीं है ना, क्योंकि मेरा विषय ही कुछ अलग होता है। और गांव तो बहुत लोगों ने लिखा है, लेकिन गांव की वो स्त्रियां जो क्या कहना चाहिए, जो विवादित है मेरी तरह, तो वो ही आई है मेरी कहानियों में और मेरे उपन्यासों में। तो कोशिश मैंने की है, हो सकता है कोई लिख गया हो, मैं इसे इनकार नहीं करती, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं किसी को रिपीट ना करूं। जी आप अपने को अनम्यूट करके ऑन करके आप सवाल पूछ सकते हैं मैत्री जी से। सर मुझे कुछ पूछना है। हेलो, नाम मेरा नवीन नाम है सर। मैं एम के कथा साहित्य में पीएचडी करना चाहता हूँ जी।
तो वो तो विश्वविद्यालय को आएंगे। हाँ बोलिए। नहीं, उसके बारे में मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट किया है, उसके बारे में थोड़ा मैम से कंफर्म करना था जी। तो ये आप बाद में कर लीजिएगा। आपके कुछ अगर सवाल हो उनके कथा साहित्य के बारे में तो आप कुछ पूछ सकते हैं। चलो ठीक है सर। सर मेरा एक प्रश्न है। एक सेकेंड, एक बार में केवल एक पूछिए। हाँ जी नमस्कार मैडम। जी आप अपना नाम कृपया अपना नाम बता दीजिएगा। वैसे नाम स्क्रीन पर आ रहा है लेकिन फिर भी आप बता दो। मैं आशा राठौर। जी सर आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, पूछिए। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम इतना 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 अच्छा उद्बोधन देने के लिए। इसके पूर्व भी मैं आपको ऑनलाइन कई बार सुन चुकी हूँ और नारी हृदय की जो वास्तव में पीड़ा है वो आप बहुत अच्छी तरीके से व्यक्त करती हैं। तो मैडम एक प्रश्न था मेरा कि जैसा आप कह रही हैं कि वर्तमान समय में अपन देख रहे हैं जो रूढ़ियां हैं या रीतियां जिसे अपन ने परंपरा मान लिया है, धार्मिक परंपराओं के अंतर्गत महिलाएं व्रत कर रही, उपवास कर रही है, लेकिन इसका विरोध करना इतना आसान भी नहीं है। अपन जानते हुए सभी, जैसे आपने कहा कि शिक्षित महिलाएं इसका विरोध करें, तो अपन सब जान रहे इस चीज को, लेकिन इस चीज का विरोध करना इतना आसान नहीं है। साहस जो आपने दिखाया है ये साहस सबके अंदर नहीं होता। जैसे आपने पहले अगर इस तरह का लेखन कार्य किया है तो आपको भी कई विरोधों का सामना करना पड़ा। तो मतलब इन विरोधों का सामना करने के लिए भी बहुत साहस की आवश्यकता है। तो अगर बोलिए बोलिए बोलिए। जी अगर इतना साहस, शुरुआत में हम टूट गए, किसी ने अपन आरोप लगाया या किसी तरह से कुछ अपशब्द कह रहे हैं, तो शुरुआत में तो कई बार हम टूट जाते, फिर उसके बाद शायद हम अपने रचना कर्म को ही बंद कर दे, उस दर्द को सहन नहीं कर पाते या टूट जाते कि अब मैं इस तरह का नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि मेरा बहुत विरोध हो रहा है। तो आपने बहुत बड़ा साहस दिखाया है, मतलब अपने इतने आरोप प्रत्यारोप आपके ऊपर लगते रहे तब भी आप लगातार लेखन कार्य करती रही, तो इसके लिए बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये तो इनकी टिप्पणी है। सवाल और कोई? नमस्कार नमस्ते। नमस्कार महोदय जी, मैं चौधरी चरण सिंह मेरठ से एक शोधार्थी बोल रहा हूँ। मेरा नाम अरुण कुमार है जी। एक कहावत है कि बोल कुछ भी, मौखिक रूप से हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन लिखित के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। तो हम जब हमारे मित्र मंडली में बैठ जाते हैं तो हम महिला के पक्ष की कुछ बात कर देते हैं, तो उन्हीं में हमें ये डर सताने लगता है कि कहीं से हमारा कोई मित्र, पुरुष मित्र कहीं नाराज न हो जाए। और जब हम उनसे एक मेरा खुद का व्यक्तिगत मानना है, वो कहते तुम्हारे अंदर इतनी अच्छाई है कैसे, सोच देते हो, सबके अच्छा ही सोचते हो, तुम्हारे अंदर एक वात्सल्य भी है। तो मैं कहता हूँ मेरे अंदर एक महिला भी जीवित है। तो वो कहते हैं तो आप महिला को क्या किस रूप में देखते हैं? मैं कहता हूँ कि महिला की कोई आकृति नहीं है और महिला को एक महसूस किया जा सकता है और ये एक गुण है। तो मैं ये कहता हूँ जी, मैं एक पुरुष होकर, मैम से सवाल नहीं है, एक बस उनका मार्गदर्शन चाहता हूँ। क्या केवल मुझे पुरुषों से ही आगे आने वाले समय में जब मैं स्त्री विमर्श पे हमेशा पे मैं शोध करूं तो उस क्या क्या हमारे सामने समस्या आती है? मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से लिखना भी चाहता हूं, तो क्यों कौन कौन सी समस्या आपके सामने आई, मैं यही आपसे जानना चाहता हूँ महोदय जी। देखो मुझे लगता है कि आप दो का जवाब, एक वो कर, एक मिनट आ रहा है। एक तो कह रहे कि कितने साहस की जरूरत होती है जब आप स्त्री लेखन और ये सब मुद्दे उठाती हैं, और दूसरा जो इनका सवाल था, दोनों को मिला के आप फिर अगला सवाल लेंगे। देखिए, जब कलम हाथ में आती है तो लगता है कि यही अब न्याय करेगी, यही हमें साहस देगी, यही हमें आगे बढ़ाएगी। देखिए, जब साहस नहीं है तो हम ना कुछ बोल सकते हैं ना लिख सकते हैं। ये जो जिंदगी है हमारी वो साहस से ही चलती है ना, कमजोर होके कैसे चलेगी, ये बुज़दिल होके कैसे चलेगी है? तो साहस तो करना पड़ता है। जितनी रूढ़ियां होती हैं उसे तोड़ने के लिए बहुत बड़ा साहस करना पड़ता है। मैं कह तो रही हूँ कि जब अभी मैं एक और उसमें गई थी, ऑनलाइन प्रोग्राम था, तो वहाँ कह रही थी मेरी लेखन कि रोज कुछ लिख देती हैं फिर विवाद उठ जाता है।
रोज कुछ जाने विवाद उठाने के लिए लिखती हैं का रोज एक लाइन डाल देती हैं। लेकिन मैं जो डालती हूँ उस पे आप विवाद क्यों करते हो? क्योंकि आप पे वो असर कर रहा है ना, इसलिए विवाद करते हो। तो ये तो होंगे। आप कोई भी अच्छी बात कहो, आप कितने लोगों को, मैं ये नहीं कहती मैं बड़ी महान हो गई या मैं कोई बड़ी हो गई, कुछ नहीं। आप कितने लोगों को देखिए जिन्होंने भी रास्ते सुझाए उनके विरोध हुए। आप कुछ किसी का ही उदाहरण ले लीजिए, जो पहला रास्ता सुझाएगा उसका विरोध होता है, फिर चाहे भले उसी पे चलने लगे लोग। आप अपने गांव में कोई रास्ता खोदने लगिए, कोई रास्ता बनाने लगिए, तो 10 लोग आ जाएंगे रोकने, ऐसे यहाँ से रास्ता कैसे निकाल रहे हो? यहाँ तो निकला ही नहीं, यहाँ से थोड़ी निकलेगा, यहाँ हमारा ये घर आ रहा है, हमारा ये आ रहा है, वो आ रहा है, आपको नहीं निकालने देंगे। और जब निकाल दोगे तो उस पर चलने लगेंगे लोग। ये मैंने छोटा सा एक उदाहरण दिया। तो ये होता है, इसके लिए तो साहस चाहिए। अगर आप रास्ता बना रहे हो तो आपका फावड़ा नहीं रुकना चाहिए, बना के ही रहना है। तो जो आपके अंदर एक निर्णय लेने की शक्ति है, ये वो है, तो वही तो आगे ले जाएगी, नहीं तो कैसे जाएंगे? तो अब मैं एक स्त्री के नाते मेरे डर बहुत थे, मेरे आगे पीछे दाएं बाएं डर बहुत थे। परिवार का डर था, पति का भी डर था, बच्चों का भी डर थे। बड़े बड़े बच्चे हैं, छोटे नहीं हैं। उनका डर नहीं, लिहाज था। परिवार की मर्यादा का क्या होगा, मैं ऐसा लिख रही हूँ, मैं वैसा लिख रही हूँ, मैं चाक लिख रही हूँ, क्या होगा? तो ये तो है, लेकिन उनके पार जाना पड़ता है कि लिखते हैं जो होगा तो होगा, लेकिन हम सच लिख रहे हैं। तो सच्चाई के साथ ही ईमानदारी आती है, ईमानदारी के साथ ही साहस आता है। जी प्रणाम महोदय जी, आप मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो मेरा एक शुक्ला सर, ये हमारे विभाग में प्रोफेसर है, शुक्ला सर, प्रोफेसर शिव प्रसाद शुक्ला, उनका एक सवाल ले। हाँ सर पूछिए। मैडम नमस्कार। मेरी दो जिज्ञासा है, एक तो लीव रिलेशनशिप और एक लेस्बियन के बारे में आपका क्या मंतव्य है? मैं दोनों के पक्ष में नहीं हूँ। लेकिन लोग तो हैं, तो आप क्या करेंगे बताइए फिर? अब लोगों की अपनी मर्जी है, लोग तो कत्ल भी कर रहे हैं, लोग तो हिंसा भी कर रहे हैं। मीरा याग्निक की डायरी लिखी उन्होंने, ठीक है ना, या आशा सहाय ने एकाकिनी लिखा, ठीक है ना। तो अब इन लोगों ने जो लिख रहे हैं तो उसके बारे में आपको क्या अभिमत है? और देखिए मैंने साफ कह दिया, लेस्बियन और लिव इन रिलेशनशिप मैं दोनों के पक्ष में इसलिए नहीं हूँ कि ये नेचुरल नहीं है। लिव इन आप करते हैं तो उसके बाद भी तो आपको शादी करनी है, और लिव इन करते हैं तो फिर निभाइए अंत तक। उसमें मेरे पास लिव इन वाली कई लड़कियां आई हैं, पहले तो बड़ी खुश रहती हैं, फिर रोती हुई आती हैं कि वो तो कह रहा है पहले तो तू मुझे अच्छी लगती थी, अब मुझे अच्छी नहीं लगती, अब बताइए इसका क्या इलाज है? तो मैंने कहा ये तो मैंने कहा तुम्हें पहले ही सोच लेना था कि जब तक तुम अच्छी लग रही हो या तुम्हें वो अच्छा लग रहा है, रिलेशन तभी तक है। और जहाँ एक दूसरे को बुरे लगे फिर नहीं है रिलेशन। क्योंकि जो शादी होती है उसमें थोड़ी तो जो बंधन होता है कि भाई जब शादी है तो फिर यहाँ चलो वहां चलो, कोर्ट चलो, ये चलो, दुनिया भर का लिहाज विवाह दुनिया का। इसमें तो तुमने किया, तुमने तोड़ दिया तो कोई बात नहीं। मैंने कहा लिव इन में वो लड़की रो रही थी, उसने कहा मुझे कहता है ये, तो मैंने कहा जब लिव इन किया था तो सोच के करना था कि तो कभी भी टूट सकता है। तो अच्छा है लिव इन रिलेशनशिप इस मामले में अच्छा है कि तू ठीक लग रही है या लग रहा है तो जब तक ठीक है, नहीं तो अपने घर तू और अपने घर हम। लेकिन तुम जब बच्चा पैदा करोगे इसी लिव इन में तो दिक्कत तो आएगी, उसको भी सोच लो। यार इंसान हो कि क्या हो कि तुम कुछ सोच ही नहीं सकते अकल से, क्या हम अंधे हो जाते हैं? तो ये है ना, आँख खोल के तो चलना पड़ता है ना जिंदगी में, नहीं चलेंगे तो कैसे होगा? हाँ हेलो सर, मेरा एक प्रश्न है। हाँ बोलिए बोलिए। नमस्ते मैम, मैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से परास्नातक की छात्रा स्नेहा हूँ। ये कस्तूरी कुंडली बसे नामकरण पे कुछ संक्षिप्त प्रकाश डालने की कृपा कीजिए। देखिए कस्तूरी कुंडल बसे ये तो एक मुहावरा है ना, कि जो हिरण होता है
उसके अंदर कस्तूरी पाई जाती है। अब बाय चांस मेरी माँ का नाम कस्तूरी था, तो कहानी सारी उन्हीं के लिए है, उन्हीं की कहानी है, मेरी नहीं है वो, तो इसीलिए उसका नाम कस्तूरी कुंडल वसे रख दिया। वो कुंडली वसे नहीं है, कुंडल वसे है। हेलो मैम। हेलो मैम, प्रणाम। खुश रहिए मैम, मेरा एक सवाल है कि अभी आपने मैम कहा कि महिलाएं किसी भी मायने में पुरुषों से कमजोर नहीं है, और आपने एक उदाहरण दिया कि चुनाव लड़ते हुए स्त्री को पुरुष के नाम पर वोट मिलता है, और आप भी नहीं मानती हैं कि महिलाएं पुरुषों से कम है। लेकिन अब मैम, हम लोगों को एक कविता पढ़ाई जाती है सुभद्रा कुमारी चौहान की, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। एक मिनट सुन लीजिए मैम, ये पढ़ाई जाती है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो मैम, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? वहाँ नारी को नहीं मर्दानी क्यों कहा गया है? और ये मेरा भी ऑब्जेक्शन है, आपका ही नहीं है, मेरा भी है कि मर्दानी क्यों कहा गया। लेकिन जब यही माना जाता था कि जो है मर्दानी बन के ही वो शक्तिशाली मानी जाएगी, लेकिन अभी ये मुहावरा आया है कि मर्दानी नहीं कहना चाहिए था। फिर मैं एक बात जो आप चुनाव वाली कह रहे हैं, तो जब महिला सीट आ जाती है तो फिर महिला खड़ी करनी पड़ती है। जी, और तो महिला वो मजबूरी है, वैसे कोई करेगा क्या, है ना? तो ये है, ये मैंने कहा था। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ मैम कि हम लोग अगर में यही कविता पढ़ाई जाएगी, जो हमारी बहनें हैं आने वाले समय में यही पढ़ती रहेंगी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, तो अपने आप को मर्द ही समझने की कोशिश करेंगे, मर्द से ऊपर तो समझेंगी नहीं। आज भी कहती हैं कि हम पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं है, वो अपने तुलना आज भी पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं है, यह कह के संबोधन करती हैं। नहीं तो कम तो है ही नहीं, स्त्री और पुरुष में ये कम और ज्यादा की क्या सुभद्रा कुमारी चौहान जी को ये नहीं लिखना चाहिए था कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो स्त्री को कह देती खूब लड़ी स्त्री वो तो झांसी वाली रानी। उस वक्त यही मुहावरा चल रहा था। अभी ये औरतों में भी समझ आई है कि मर्दानी गलत है, मर्दानी गलत। ठीक है, कृपया टिप्पणी थोड़ा कम करें, क्योंकि समय नहीं है और हमें सवाल लेने जाना, तो कृपया एक मिनट हाँ पूछिए रुचि। नाम रुकिए, इसमें सवाल एक ऐसा है कि हम पहले 5-6 सवाल ले लेंगे, उसके बाद मैत्री जी इकट्ठे जवाब देंगे, नहीं तो फिर तो हाँ चलिए। मैम जी। हाँ मैम प्रणाम। प्रणाम मैम, मैंने आपको पहली बार देखा है और हमेशा अभी तक तो मैं एक विद्यार्थी हूँ और हमेशा पढ़ती रही हूँ आपको, और फर्स्ट टाइम देखा मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मैम मुझे आशीर्वाद दीजिए, आगे जाके हम आपके जैसे ही बने। हाँ, मेरी जैसे बनोगी तो बहुत सुनना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं, बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। ठीक है आशीर्वाद दिया। धन्यवाद मैम। नमस्ते मैम। हेलो पूछिए। हेलो प्रणाम मैम। तो का परसों जन्म दिवस है, तो मैम को उसके लिए ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। और मेरा प्रश्न मैम से ये है कि मैम आपके लेखन या फिर जो भी आपने साहित्य लिखा, उसके पीछे आपके प्रेरणा स्रोत कोई लेखक या लेखिका थे या फिर आपके परिवार से कोई था? प्रेरणा स्रोत रेणु थे, फणीश्वरनाथ रेणु से थे। उनको मैंने कई बार बहुत सारा पढ़ा और मतलब एकदम क्या कहना चाहिए, जैसे आत्मसात कर लिया सारा कुछ, कहानियां, उपन्यास, सब कुछ, तो वही थे। और ये भी मैं एक इच्छा पाली, काश में कभी ऐसा लिख पाऊंगी। प्रणाम मैम। प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है मैम कि आपके नाम बताइए। दरभंगा यूनिवर्सिटी ममता कुमारी हिंदी विभाग से। मेरा एक प्रश्न है मैम से कि मैम आपके लेखन में आपके पति कहाँ तक आपसे सहमत थे और कहाँ तक असहमत थे? इन सहमति और असहमति के बीच किसी एक प्रसंग पर चर्चा करते हुए हम लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे मैम।
देखो, जब पति पत्नी को पत्नी की तरह देखता है तो वो क्यों सहमत होगा है कि ये कलम उठाए और कुछ भी लिखे। और जब आत्मकथा लिखने लगती है पत्नी, तब तो और ही खतरनाक मामला हो जाता है। तो अब मैंने सहमति असहमति पूछी ही नहीं, मैं तो लिखती चली गई और दिखाया भी नहीं, छुपाया। दिखाया इसलिए नहीं कि वो मना नहीं करते, लेकिन कहते यहाँ ये बदल दो, यहाँ वो बदल दो, तो सलाह देने लगते। तो फिर मैंने सोचा कि दिखाना ही नहीं है तो सलाह किस लिए। लेकिन मुझे जो लिखना था मैंने लिखा। हो सकता है कि उनको पसंद ना आया हो कई जगह, मैं भी जानती हूँ, लेकिन सच लिखना जरूरी था। जो स्त्री के जीवन में होता है वो लिखना जरूरी था। कस्तूरी कुंडल वैसे तो माँ के साथ की कहानी है, लेकिन गुड़िया भीतर गुड़िया पति के साथ की कहानी है। वो जरा ज्यादा खतरनाक थी, लिखना खतरनाक था, लेकिन मैं लिखती चली गई। और फिर जब छप के आ गई तो फिर तो छपे हुए को कौन रोकता है, वो तो छप ही गई फिर तो। नहीं तो कई जगह ऑब्जेक्शन हो सकते थे, हुए भी, छपने के बाद भी हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मैम, मैं प्रकाश कुमार सर मैम से पूछना है सवाल। पहला सवाल दो छोटे छोटे सवाल हैं। पहला ये मैम कि जैसे रेणु जी के बारे में कहा, तो रेणु जी को जैसे आत्मसात आपने किया, तो पहला क्या खास लगा उनमें जैसे प्रेरित हो कि आपने अपनी सृजनात्मकता को आगे बढ़ाया? पहला। दूसरा सवाल मैम कि जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र की रही और शहर में लिखी, और शहरी परिवेश में भी अक्सर आजकल देखा जाता है जल्दी से जल्दी बेस्ट सेलर होने की मार रहती है। तो एक तो साहित्य में उतनी गहन साधना करनी पड़ती है, ऊपर से राइवलरी, जैसे कि आपने भी प्रतिद्वंद्विता खूब झेली है, जैसा कि अभी अभी हमने आपको सुना, पढ़ने के लिए भी मिलता है। तो एक तो साहित्य सर्जना, ऊपर से राइवलरी, और फिर जो है सो ये भागम भाग संस्कृति में जल्दी जल्दी बेस्ट सेलर होने की जो जद्दोजहद है, इन सबों के बीच एक व्यक्ति अगर एक नवांकुर नया लेखक अपने को स्थापित करना चाहे तो आपके नजरिए में क्या होगा? धन्यवाद मैम, यही दोनों सवाल। रेणु की भाषा, रेणु का पूछा है आपने, तो रेणु की भाषा ने मुझे आकर्षित किया। और मैंने बुंदेली, अपनी भाषा को, मुझे बुंदेली आती थी, ब्रज भी आती थी, तो मैं अपनी इन लोक भाषाओं को कैसे खड़ी बोली के साथ मिलाऊं कि लोगों को समझ में आए, क्योंकि मैं सीधे वही लिखती तो मुश्किल होता लोगों के लिए। तो मैंने ऐसी भाषा का वो किया, प्रयोग किया कि वो लोगों की समझ में आई। रेणु से मैंने ये सीखा। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि कैसे बेस्ट सेलर और ये सब चीजें, मेरे दिमाग में बेस्ट सेलर कभी नहीं आया, आज भी नहीं आता। वो किताबें पाठकों ने पसंद की, इसलिए वो बिकी भी, जितनी भी बिकी। और मतलब मेरा अनुभव में, मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ तो लोगों ने पढ़ी हैं किताबें, मुझे ऐसा दिखाई देता है जहाँ भी जाती हूँ। तो यही है कि वहाँ जो वो पढ़ना चाहते हैं उन्हें लगा होगा, दिलचस्प लगा होगा, रुचि का लगा होगा, या उसमें से कुछ ऐसी चीजें निकली होंगी जो वो अपनी जिंदगी में चाहते होंगे, चाहती होंगी, तो फिर पढ़ा गया। बेस्ट सेलर ना मैंने कभी करना चाहा, ना चाहती हूँ। बेस्ट सेलर की जो परिभाषा है वो मेरे दिमाग में नहीं आती है, क्योंकि मैंने अभी एक किताब लिखी है, आई नहीं है अभी छप के, उसमें मैंने लिखा है कि बेस्ट सेलर का क्या मतलब है। वो कुछ किताबें बिक गई, वो बेस्ट सेलर हो गई, ये हो गई। किताब तो बहुत लंबी अवधि के लिए होती है, ऐसे थोड़ी होती है। तो उसका कोई मतलब नहीं है मेरे लिए, और ना मैंने चाहा है कभी कि मेरी किताब बेस्ट सेलर हो जाए। सर प्रणाम। मैम सर आवाज जा रही है? हाँ बोलिए। आ रही। ठीक सर, मेरा नाम कोमल यादव है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से परास्नातक हिंदी विभाग। मैम आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि एक विद्यार्थी, और विद्यार्थी में भी लड़की, मतलब विद्यार्थिनी होने के नाते आपको हमको जीवन में क्या सलाह देना चाहेंगी, पहला प्रश्न है।
और दूसरा प्रश्न है जैसा कब रोक लूं, किसकी जुबान पकड़ लूं मैं। तो ये तो हमने तो मान लिया, हाँ भाई कहो, तुमको यही अच्छा लग रहा है तो यही कहो। लेकिन हमने अपनी जो हमारा रास्ता था लिखने का, जो हमारी तपस्या थी एक तरह की, वो हमने की। और हमको ये नहीं मैं कहूंगी कि फल नहीं मिला, पाठकों ने बहुत अच्छा फल दिया। मैं पाठकों पे विश्वास करती हूँ, ना मैं ये समीक्षकों पे करूँ, ना मैं बेस्ट सेलर पे करूँ, ना मैं किसी प्रकाशकों पे भी नहीं करती। मैं पाठकों पे विश्वास करती हूँ कि उन्होंने इसका मुझे नतीजा अच्छा दिया। तो क्या मैम का नाम मैम, मैं शिखा पांडे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हूँ। मैम एक सवाल था मैम कि जब आपके लेखन क्षेत्र में मैम जब आप लिखती थी तो आपका विरोध होता था, तो उन चीजों से मैम आप कैसे बचती थी? मुझे लगता है 2-3 सवाल ले लें, छोटे छोटे इस तरह के जो सवाल आ रहे हैं। हेलो मैम, काफी लोग हैं जो सवाल पूछने चाह रहे हैं आपसे। हाँ बोलो, हाँ बोलिए। एक तो ये है कि हाँ ठीक है, अगला। सर मेरा एक सवाल है कि मैम के बारे में मैंने पढ़ा है कि मैम अपने आप को पत्नी नहीं मानती है, तो मैम इसके बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल, मैंने दिया ये बयान, बारे में नहीं पढ़ा है। मैं पढ़ा है हाँ मैंने दिया। मैं वैसी पत्नी नहीं मानती हूँ कि मेरे पति जा रहे हैं तो मैं उनके जूते मुझे उठा लाऊं, या मैं वो बाथरूम में गए तो मैं कपड़े लेके दौड़ूं। हमारा ये नाता नहीं रहा है। हम अपने अपने काम में रहें, या वो कहीं जा रहे हैं तो मैं उनकी अटैची लगाने लगूं। मैंने ऐसी पत्नी नहीं माना, ना पेश किया उस तरह से, और ना मेरे पति ने मुझसे ऐसी आशा रखी। आज तो मैं लेखन में आ गई, जब नहीं थी लेखन में तो भी नहीं। तो कुछ हमारे भी अपने स्वाभिमान रहे हैं, उनके भी रहे हैं, हमने उनका भी नहीं तोड़ा और ना उन्होंने हमारा तोड़ा। तो हम उस तरह की पत्नी नहीं है कि हाथ जोड़े खड़े रहे हैं, नहीं। मैम थोड़ा सा बता दीजिए, मतलब कैसे बचती थी आप जब आपके विरोध होता था? बची कहाँ? बची कहाँ? नहीं मैम, कहाँ बची अभी मतलब तक? आप अपने मतलब आपका मतलब लिखती थी आप, उसके बाद फिर आपका इतना विरोध होता था, फिर आपके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि उसी चीज का विरोध हुआ और फिर हम उसी चीज को लिख रहे हैं? ये वो उसके पीछे जिसके साथ मुझे जोड़ा जाता था, उसके पीछे वो भी था जो मुझे साहस देता था। राजेंद्र यादव थे। मैंने तो लिखा भी है कि एक दिन मैं जब बहुत परेशान हो गई तो मैं रोने लगी। ऐसा नहीं है कि मैं बड़ी शिला बन के खड़ी थी, मैं भी मनुष्य हूँ, तो मुझे रोना आ गया बहुत ज्यादा लांछन लगाए, बहुत गंदे गंदे लांछन लगाए। तो मैं रो रही थी। मैंने राजेंद्र यादव को फोन किया तो उन्होंने कहा कि ये कैसी आवाज आ रही है, हेलो करके कहा। क्या तुम कैसी आवाज आ रही है, रो रही हो क्या? हाँ राजेंद्र जी मैं रो रही हूँ, मुझे बहुत दुख है। आज ये लोग मानते नहीं है, कैसी कैसी बातें आपके साथ करते हैं। तो उन्होंने मैंने कहा राजेंद्र जी आज मैं पूछती हूँ आपसे, अपना और मेरा रिश्ता बता दीजिए, क्या है मेरा और आपका संबंध? तो वो उदास हो गए 1 मिनट के लिए बहुत, और फिर एक उदास स्वर में उन्होंने कहा कि मैं से डॉक्टर की पत्नी हूँ तो डॉक्टर नहीं कहते थे, गायत्री नहीं कहते थे। तो मुझसे नहीं बोले, अपने आप ही बोले कि डॉक्टर ने आज मुझसे अपना संबंध पूछ रही है, बहुत उदास स्वर में बोले। मैंने कहा हाँ राजन जी मैं बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरा संबंध और तुम्हारा संबंध द्रौपदी और कृष्ण जैसा है, बस इतने में समझ लो। बस मैं क्या करूं, मैं क्या कहती आगे। हाँ ऐसा ही था, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना, एक दूसरे को हिम्मत देना, एक दूसरे को साहस देना। जब वो परेशानी में है तो मैं खड़ी थी, जब मैं परेशानी में तो वो खड़े थे, यही संबंध था। ओके मैम, मेरा एक सवाल है सर। सर कुछ आवाज आ रही है सर?
हाँ सर, मेरा नाम तब्बीर आलम इलाहाबाद विश्वविद्यालय का MA का छात्र हूँ, हिंदी विभाग से। मैम मेरा ये सवाल है कि कल ही मैं एक मूवी आई है बहुत फेमस है, जय भीम, उसे मैं देख रहा था। तो समाज में आदिवासियों के साथ जो दलित लोग हैं उनके साथ जो समस्याएं हैं, तो गहराई तक जानने के लिए उनके बीच में हमें उनको समझना बहुत जरूरी है। मैम दूसरी तरह क्या हमें जो समलैंगिक लोग हैं उनकी समस्याओं को, या फिर जो लेस्बियंस हैं, मतलब जितने भी LGBT कम्युनिटी के लोग हैं, उनको उतनी ही गहराई से हमें समझने की जरूरत है और उनकी निगाहों से हमें देखने की जरूरत है, तभी जाके हम कुछ अच्छा उनके बारे में जजमेंट कर सकते हैं कि क्या उनके लिहाज से क्या सही होगा, क्या गलत होगा। कि हालिया जितने भी रिपोर्ट आ रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट आ रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी आधारों को ध्यान में रखते हुए इस पे अपना फैसले भी दिए हैं, और लगभग उनकी शादी होने की जो स्वीकृति है उसको भी दी है, विभिन्न देशों में दी है, और ये चीज हमारे देश में भी अब धीरे धीरे हो रही है स्वीकृति। तो समाज में जैसा उनके साथ भेदभाव होता था, अब एक अलग समाज से काट दिया जाता था, वो दूर हो रही है कम से कम। तो मुझे लगता है कि उसके निगाह से भी हमें सोचने की जरूरत है। और मैम इस पे आपकी क्या राय है, आप भी बताइएगा। और मैं दूसरा ये कि शादी से पहले मैम, क्योंकि समाज आज के समय में बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रहे हैं, सभी धीरे धीरे बदल रहे हैं। तो क्या शादी से पहले हमें लड़के लड़कियों को एक दूसरे को समझना भी क्यों जरूरी नहीं होता है? क्या जरूरी है कि मान लीजिए लिव इन रिलेशनशिप, तो उस तरीके से शादी की तरह रहना नहीं, कभी मैं नहीं मान सकता, लेकिन क्या मैम एक दूसरे को समझना आज के समय में जरूरी है कि नहीं है, कि एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को समझे, ताकि जाके जो है अच्छे से हम जो इस टेक्नोलॉजी के युग में, इस जो तेजी की दुनिया है उसमें अच्छे से निभा कर सके। तो इस लिहाज से मैम आप क्या सोचती हैं, थोड़ा आप बताइए। अब जैसा चल रहा है, उसे ये समय जो चल रहा है, ये सूचना क्रांति ने हमें बहुत समीप ला दिया है, बहुत करीब ला दिया है एक दूसरे के। हमारा जमाना वो नहीं था, मेरे वो अनुभव नहीं है। और एक दूसरे को समझना जरूरी है। शादी से पहले समझ लो, लेकिन कितना ही समझो, पूरी ना लड़की खुलती है ना लड़का खुलता है। आप नहीं समझ सकते शादी के बाद वो कितना बदलेगा या वो कितनी बदलेगी। ये मनुष्य का स्वभाव है, जिसमें बदलाव भी होता है, और कब होता है कब नहीं होता है। आप देखते हैं 20-20 साल बाद तलाक हो जाता है ना। तो ये मनुष्य का स्वभाव, जो जाने कब कितने रंग बदलता है नहीं कह सकते, कोई निश्चित नहीं है ये बात। तो और मेरा अज्ञान है ये, मैं आपसे स्वीकार करती हूँ कि मेरी तो अरेंज मैरिज हुई है, और मैं मेरे देखने से नहीं हुई, मेरे माँ के देखने से हुई है। मेरी माँ ने ही तय किया जो किया, उन्होंने ही देखा, फिर मुझे बाद में दिखा दिया कि ये है, तो मुझे ठीक है, मैंने कहा ठीक है। तो मेरी तो उस तरह शादी हुई है। आप लोग ये सोचे कि मैं ऐसी क्रांतिकारी हूँ, वो मैं थी नहीं, क्योंकि उसका कारण है कि मेरी माँ की मैं अकेली संतान थी, और मेरे पिता नहीं थे, कोई भाई बहन भी नहीं था। तो उसके पीछे 2 कारण थे। हालांकि उस वक्त मैं MA में पढ़ रही थी। तो कि मेरी माँ को एक सुख तो मिल जाना चाहिए कि मैं अपनी मर्जी से कर लूं, तो उन्हें तो नहीं, मैं ये नहीं दे सकती दुख कि मैं अपनी मर्जी से किसी के साथ चली जाऊं या ये कर। तो ये सुख तो मिल जाना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से मेरी शादी कर सके। तो ये भी था, क्योंकि उनके जीवन में कोई सुख नहीं आया। मेरे पिता तो बहुत, जब मैं 1.5 साल की थी तभी खत्म हो गए थे। तो उसका रीजन ये भी था। तो मेरी तो अरेंज मैरिज हुई है, इसलिए ये सब जो आप बता रहे हैं मेरे कोई अनुभव नहीं है। और जो मेरे बेटी हैं, 3 बेटियां हैं, उनके साथ भी ऐसा कुछ भी नहीं गुजरा। तो मुझे ऐसा नहीं है कि क्या होता है, क्या उनकी भी मैरिज हुई है, वो ठीक ठाक है, चलो। तो ये है, तो ये तो अपनी अपनी रुचि है। देखिए लेस्बियन भी होते हैं, वो अपनी उनकी रुचि है, कोई जबरदस्ती नहीं धकेलता उन्हें। सब तरह के जो लिव इन करते हैं उन्हें भी कोई जबरदस्ती नहीं, सब अपनी मर्जी से जाते हैं। तो किसी की जो मर्जी है, आप उसमें कौन होते हैं? मैं तो ये समझती हूँ। मैम प्रणाम। मैम मेरा एक प्रश्न है। मैं बनारस से हूँ। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने 25 साल मतलब लगा दिया एक लेखिका बनने में, ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण रहा? अगर आप पहले आई रहती और किताबें हमें पढ़ने को मिलती।
आपके। और औरतों को क्यों मतलब एक शादी के बाद बंधन में उनकी प्रतिभाओं को बांध दिया जाता है, ये क्या कारण है? मतलब वो प्रतिभाशाली होते हुए भी उनकी प्रतिभाएं दब जाते हैं, उनको बाहर निकलने के लिए मतलब इतने लंबे समय मतलब इंतजार करना पड़ता है। गुड़िया भीतर गुड़िया पढ़ लीजिए, पता ही चल जाएगा कि क्यों लग गए इतने साल। शादी होती है, फिर बच्चे हो जाते हैं, उन्हें पालना होता है, फिर घर वालों को। ये चीज मतलब हम लोग समाज में हर लड़की के साथ ऐसा होता है। नहीं कब बदले? हाँ, नहीं, सुनिए। और फिर घर वालों को भी आदत पड़ जाती है कि ये घर में रह रही है, इसका बच्चा कौन संभालेगा, तो घर में रहना चाहिए। खैर मुझसे ऐसा कुछ किसी ने नहीं कहा, लेकिन हाँ इच्छा रहती है घर वालों की कि घर ही रहे। तो मैं वही सलाह दूंगी कि गुड़िया भीतर गुड़िया पढ़ लीजिए, तो आपको सब पता लग जाएगा जो मैं कहना चाहती हूँ, जो मैं नहीं भी कह रही हूँ। मैम पढ़ना मेरा एक प्रश्न है मैम। मैम मेरा प्रश्न है कि एक कहावत है कि औरतों को सिर्फ औरत ही समझ सकती है। हालांकि मैं इस बात से सहमत हूँ कि औरत अभी भी गांव में, मैं गांव से ही बिलोंग करता हूँ मैम, बहुत ही पिछड़े। परंतु मैम मैं ये आपसे एक प्रश्न है मेरा कि मैम ये जरूरी तो नहीं है कि औरत को औरत ही समझ सकते, क्या वो पुरुष के साथ अपना जो दुख तकलीफ है उसको चाहे तो क्यों नहीं वो उनसे वार्तालाप कर सकते हैं? मैम उस पे आप कुछ विचार अपना बताइए हमको। वार्तालाप तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो पीड़ा है ना, वो औरत जल्दी समझ जाती है। ये तो नहीं मैं कह सकती कि औरत ही समझती है, लेकिन वो जल्दी समझ जाती है कि उसकी पीड़ा क्या है। कुछ चीजें अनकहे भी समझ लेती है। आपस में जब बात करती हैं तो आपने देखा होगा, यहाँ तो शौचालय हैं और ये है, गांव में तो खुले में जाती हैं, तो वो जाती हैं वो कम है, वो एक दूसरे से अपनी व्यथा कहती हैं वो ज्यादा है। तो जाहिर है वो आप आपस में खुल के बांटती हैं जो बातें। मैं एक बात कहा करती हूँ, यहाँ भी कहती हूँ, जो बातें अपने पिता को नहीं बता सकती, अपने भाई को नहीं बता सकती, अपने पति को नहीं बता सकती, वो अपनी सहेली को बताती हैं, वो अपनी बहन को बताती हैं। ऐसा क्यों है? वो अपनी माँ को बताती हैं। ऐसा क्यों है? इसलिए कि वो स्त्री समझती है, स्त्री का दुख तकलीफ या समस्या वो ज्यादा समझती है ना। पिता पति और इनका थोड़ा रुतबा मान के ही चलती है जो स्त्री है वो, और वो इसमें रहती है कि मैं कहूँ असमंजस में या ना कहूँ। बहुत सी बातें हैं ऐसी जो मैं स्त्री होने के चलते ही कह रही हूँ ये बात कि हाँ नहीं कह सकते हम। जी मैम, धन्यवाद मैम। ठीक है, हम ले पाएंगे तो आप एक दो सवाल हम और ले पाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है थक रही होंगी, क्योंकि 3 बजे से ये लगातार कार्यक्रम चल रहा है और पौने पर मेरा एक प्रश्न है। हाँ जल्दी थोड़ा आप लोग संक्षेप में कीजिए। जी सर। राधा चरण मैम, मैं आयुष गुप्ता, एमए प्राचीन इतिहास संस्कृति इलाहाबाद विश्वविद्यालय का 3rd सेमेस्टर का छात्र हूँ। मैम जैसा कि आपने कहा कि जो व्रत हैं और जो स्त्री व्रत हैं उनको आपने अंधविश्वास और रूढ़ि की संज्ञा दी, तो संस्कृतियों में इतिहास के एक विद्यार्थी होने के नाते जैसा कि भारत की हमारे पास एक लंबा सांस्कृतिक अनुभव रहा है, और उस लंबे सांस्कृतिक अनुभव में हमारे हर एक रीति रिवाज, पर्व, परंपराएं, व्रत अपने पीछे वैज्ञानिकता के आवरण लेकर के चल रही होती हैं, जिनके पीछे कुछ मिथकीय चीजें समय के अनुसार हमने जोड़ दिया है, क्योंकि भारत में लोक में हर व्यक्ति इतना शिक्षित नहीं है कि इनके पीछे की वैज्ञानिकता को समझ सके। तो जैसे कि व्रत के बारे में भी हम कहते हैं, तो व्रत के जिनमें जापान के एक वैज्ञानिक का एक अनुसंधान है जिसमें उन्हें नोबेल भी मिला हुआ है, तो समय पे व्रत भी आवश्यक होता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि भारत एक उत्सव धर्मी समाज है, तो अगर लगातार हमारे संस्कृति में हमें उत्सव का अलग अलग अवसर मिलता रहता है जिसमें व्रत, पर्व और अन्य चीजें जुड़ी हुई हैं, अगर हम इसको इस रूप में दें तो इसकी तो प्रासंगिकता आज भी बनती है। लेकिन अगर आपके अनुसार हम इसे अगर अंधविश्वास मान देते हैं और एक रूढ़ी मान लेते हैं, बदलते समय के अनुसार इसमें अगर परिवर्तन होना चाहिए, तो फिर मैम लिविंग के संबंध में जो आपकी असहमति है, यानी कि आप उससे सहमत नहीं होती हैं,
तो इसको लेकर के मैम, क्योंकि बदलते सांस्कृतिक संक्रमण और भौतिकवादी दृष्टिकोण में महानगरीय संस्कृति जिस प्रकार की है, उसमें एक अलग साबित, अपने आप को एक अलग साबित करने की होड़ में जो विवाह संस्था है उसकी न्यूज से सेंध लग चुकी है। युवा पीढ़ी भी बिना किसी समझौते और दायित्व के त्याग और उन्मुक्त बंधनहीन जीवन जीने के लिए इच्छुक दिखाई पड़ती है। और मैं मसला सोच कर भी नहीं, पारंपरिक जटिलताओं का भी है, जिसमें महिलाएं ही विवाह में दायित्व का बोझ जो है उनके ऊपर पड़ जाता है, और कानूनी बाधाओं के चलते पुरुष भी विवाह ऐसे काफी लंबा हो रहा है। आप लोग, मैं कह रहा हूँ बार बार भाषण मत दीजिए अभी, मतलब सवाल को थोड़ा, मतलब ये आप लोग के लिए ट्रेनिंग भी है, तो आप लोग जैसे सवाल को, हाँ, जैसे एक मैडम समझ गई है आपकी बात। तो सर, मेरा प्रश्न ये है कि अगर बदलते परिवेश में विवाह नामक संस्था को बदलना है, अगर हम इसे भी एक रूढ़ि मान करके हटा दें, तो फिर लिविंग से आपकी सहमति नहीं होनी चाहिए, दोनों में अंतर विरोध दिखाई देता है। तो इसलिए बड़ा मेरा विनम्र एक प्रश्न है, मैं इसका निराकरण करूं। मैंने विवाह संस्था को हटाने की तो बात ही नहीं की है। नंबर 2, आप व्रत की बात कर रहे हैं, एक मुझे उत्तर दीजिए कि सारे व्रत स्त्रियों पर क्यों लदे हुए हैं, और सुहाग के नाम पे और बेटे के उम्र के नाम पे ये क्यों लदे हुए हैं? आप लोग रखते हैं क्या बीवी के लिए व्रत? आप लोग रखते हैं अपने बेटे के लिए व्रत? ये सब में ये पाखंड है ना। मैं व्रत का नहीं, व्रत तो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, लेकिन ये जो लादे गए हैं ये अंधविश्वास नहीं है। और जो आप अच्छे लगने की बात कर रहे हैं, एक जमाने में सती प्रथा की भी बड़ी वाहवाही होती थी कि वो सती हो गई, उसके बड़े गीत बनते थे, बस स्टैंड पे गाए जाते थे। वो तो बदलती हैं चीजें, लेकिन जो उनको अंधविश्वास नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? तो ये जो है व्रत जो है, क्या आपके ऊपर लदे हैं कि पत्नी के लिए तुम व्रत रखो? क्या आपके ऊपर लगे कि बेटे के लिए, पुत्री के लिए या बेटी के लिए व्रत रखो? आपने कितने व्रत रखे हैं? क्यों स्त्री के लिए, क्यों इन्हें खत्म नहीं कर देना चाहिए? रख लो व्रत, किसने मना किया है? स्वास्थ्य के लिए व्रत रखो। तो ये मेरा कहना था कि जो ये खाली जो ना कुछ सोचा ना समझा, अंधविश्वासों की तरह उसको लाद दिया, तो ये तो सवाल तो बनता है ना कि भाई क्यों स्त्री पहनी है? अब जो बहन है वो भैया के लिए व्रत रह रही है, भैया रह रहा है क्या बहन के लिए? ये जो हमारे समाज में जो फांक पड़ी है ना स्त्री और पुरुष में, ये सारी चीजें इनको ही प्रमाणित करती हैं। मेरा कहना ये है, व्रतों का मैं वो नहीं कर रही, व्रत तो स्वास्थ्य के लिए, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि स्वास्थ्य के लिए बताए गए हैं कि हाँ भाई एक टाइम खाओ, तो बीच में एक उपवास कर दो, वो तो बताया जाता है। लेकिन ये क्या है? वो कथा क्या है? कथा सुनी आपने करवा चौथ की कथा सुनी है क्या? उसे सुन लीजिए जरा, फिर देखें। यस मैम, सुनी है। यस मैम, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे पौराणिक चीजों में भी हमें बहुत सी चीजें मैम अलग रूप में मिलती हैं। नहीं पौराणिक सवाल है मुझे लगता है हम एक दो सवाल से ज्यादा हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अभी आगे में कार्यक्रम। मैं ध्रुव कुमार एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछो सवाल, लेकिन पूछिए। नमस्कार मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप बचपन से ही मैत्रेयी पुष्पा थी या फिर बाद में हो गई? बताती हूँ, इसे भी निराकरण कर ही या फिर बचपन में कोई दूसरा और नाम था? हाँ बताती हूँ। अपने नाम के बारे में विशेष रूप से बताएं मैम। जरूर। ये जो मैत्रेयी है वो मेरे जन्म का नाम है, जो पत्रा में से निकलता है, पंडित जी निकालते हैं, वो है। मेरा जन्म हुआ होगा, और मेरे पिता और माता ने जब वो एक हवन करके पंडित जी को बुलाया, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी बेटी का नाम एक ही है, मैत्रेयी। तो उन्होंने कहा कि मैत्रेयी नाम नहीं लेना आएगा गांव के लोगों से, गांव था हमारा, कुछ और रख दीजिए, एक आध और रख दीजिए ना। बोले मैं तो एक ही रखूंगा मैत्रेयी, बाकी तुम्हें जो रखना हो रख लेना। तो फिर मेरी बुआ ने पुष्पा नाम रख दिया मेरा, तो सारा गांव पुष्पा कहने लगा। तो फिर अब दोनों नाम हो गए। तो जब मैं लेखन में आई तो मैत्रेयी भी मैंने जोड़ा, मैत्रेयी पुष्पा हो गया। ये है इसकी कहानी। जन्म का नाम मैत्रेयी है। हेलो, प्रणाम। मैम, मेरा नाम स्वाति सिंह है, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एमए की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग
आम तौर पे सुनते हैं कि स्त्रियां ही, एक स्त्री ही दूसरी स्त्री की दुश्मन होती है, तो क्या हम इसको मनोभाव के तौर पे नहीं ले सकते? जैसे लड़कों में होता है दूसरे को देख के ईर्ष्या, द्वेष, ये सब भाव आते हैं, वैसे स्त्रियों को भी दूसरी स्त्री को देख के आता है। क्या हम इसको ऐसे नहीं ले सकते, उसको हम दुश्मनी के तौर पे ही ले सकते हैं? या मतलब एक स्त्री दूसरी स्त्री को कभी आगे जाते हुए नहीं देख सकती, इसको ऐसे ही ले सकते हैं? कंपटीशन का भाव तो सब में होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, तो वही वहां भी है। और लेकिन कह दिया जाता है कि स्त्री स्त्री की दुश्मन होती है, ऐसे कह दिया जाता है। वो कंपटीशन होता है, सास बहू में भी कंपटीशन होता है, तो ये तो मुझे लगता है कि अब यहाँ हम रोक रहे हैं आप सवाल को, और आगे की हम प्रक्रिया बढ़ा रहे हैं। अच्छा, एक मुझे लगता है और आश्चर्य ये हुआ कि इस पूरे जवाब में, और मैं चाह रहा था कि वो कहीं से आए लेकिन नहीं आया, तो मैं उसकी भरपाई करते हुए, या अंतिम सवाल है, फिर हम समापन की ओर बढ़ेंगे। तो मैडम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो जैसे लेखक संगठनों पर बहुत सारे अलेखकों का कब्जा हो गया है और वो तरह तरह के फतवे जारी करते हैं, तो खास तौर से 2000 के बाद हम एक परिघटना देख रहे हैं कि स्त्री विमर्श का एक पूरा जो डोमेन है, जो पूरा क्षेत्र है, वो वैसे लोगों के हाथ में आ गया है जिनकी अभी तक रचनात्मकता प्रमाणित होनी है, या वो रचनात्मक रूप से बहुत सक्षम नहीं। तो इस परिदृश्य पर मैं चाह रहा था कि आप कुछ टिप्पणी करें कि मैंने ऐसा क्यों है कि स्त्री विमर्श का तोड़ वही ज्यादा है जहाँ रचनात्मकता कम है? असल में क्या है, वो तो दिनेश तुम्हारी बातों से प्रमाणित हो रहा है कि रचनात्मकता तो है नहीं, तो फिर इसे स्त्री विमर्श को ही ले उड़ते हैं। और ऐसे ही लोगों ने स्त्री विमर्श की ये हालत कर दी है। जब उठा था, स्त्री विमर्श शुरू हुआ था तो अच्छे रूप में हुआ था, उसकी गवाही मैं दे सकती हूँ, मैं थी जब लेखन में। लेकिन धीरे धीरे ये होने लगा कि वो उन हाथों में चला गया जो रचना नहीं करते हैं। जहाँ तुम इशारा कर रहे हो वो भी मुझे पता है, और जो संगठन है वो भी मैं जानती हूँ। वो संगठन भी मैंने इसलिए छोड़े कि रचनात्मकता का वहाँ कहीं गुजारा नहीं था, मैंने छोड़ दिए वो। मैं थी, उनकी सदस्य थी। तो और ये जो स्त्री विमर्श ये हो रहा है कि आप कितनी कलह कहीं कर सकते हैं, कितनी तोड़ फोड़ कर सकते हैं, परिवारों में तोड़ फोड़ कर सकते हैं, समाज में तोड़ फोड़ कर सकते हैं। एक गोष्ठी हो रही थी जो स्त्रियों की थी, तो स्त्री विमर्श पे बात आ गई कि बात हम महादेवी वर्मा पे कर रहे थे। बात महादेवी वर्मा की पुण्यतिथि थी, उस पर हो रही थी। महादेवी वर्मा को तो भूल गई और स्त्री विमर्श आ गया सामने। तो मैंने ये कहा जब मेरी बारी आई कि महादेवी वर्मा के लिए हम आए, उनकी बातें करो, उनकी याद करो, उनकी रचना पे बात करो, लेकिन आप तो स्त्री विमर्श ले आए बीच में। तो मैंने कहा स्त्री विमर्श यही नहीं होता कि तोड़ो फोड़ो। कितनी लड़ाई तुमने लड़ी है, लड़ाई लड़ो तो समाज के भलाई के लिए लड़ो, स्त्री की भलाई के लिए लड़ो। ये क्या कि वो एक कहेगा तो हम 10 सुनाएंगे और ये हमारा स्त्री विमर्श है। तो मैंने कहा कि कभी मोहब्बत से भी तो चीजें सुलझा ली जाती हैं। सिर्फ एक बात की ये कहा। अब मेरे सारे पीछे पड़ गई औरतें कि तुम हमको दबना सिखा रही हो, तुम हमको, ये मोहब्बत से नहीं होता कुछ भी। मैंने कहा कभी कभी ऐसा होता है कि मोहब्बत से चीजें सुलझा ली जाए, आपस में बैठ के सुलझा ली जाए, ऐसा होता है। अरे बवाल मच गया। हमारी स्त्रियां पता नहीं कौन सा स्त्री विमर्श दिल्ली शहर में करना चाहती है, मेरी समझ में यही नहीं आता। मैंने गांव देखे हैं, वहाँ कोई विमर्श नहीं है, लेकिन समझदारी की बातें हैं। ये जो मिल बैठ के समझाने की बातें हैं, 4 बड़ी बूढ़ी भी आती हैं तो वो भी समझाती हैं। और यहाँ मैंने कहा आप लोग तोड़ फोड़ ही मचाएंगी, कुछ और नहीं। कि हाँ तुम हमें दबना सिखा रही हो, मुझसे ये कह रही थी।
मैंने कहा मैं गवना नहीं सिखा रही। फिर अब मैं ये कहती हूँ, कभी हम छोटे पढ़ के भी बड़े हो जाते हैं, हाँ, कि नहीं हम तो 10 फीट ऊंचे ही रहेंगे उससे, और किससे बैर है कि हस्बैंड से। तो हमने कहा तुमने शादी क्यों करी? तुम सब जानती हो, तुम पढ़ी लिखी हो, तुमने दुनिया देखी है, तो फिर ये शादी दूसरे क्यों बांध लिया? जब तुम एक के बदले तुम 4 सुनाओगे, चलो सुना लो, सुनने वाला भी कब तक सुनेगा? तो ये सब चीजें समझदारी की नहीं है दिनेश। ये स्त्री विमर्श हमारा समझदारी पे नहीं चल रहा, ये चल रहा है कि बस ये किया तो ये किया है। कोई भी उसमें बच्चे सफर करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि बच्चे सफर करते हैं। उनकी जो पेरेंट्स है, माँ बाप है, वो उनकी तरफ नहीं सोचते। अगर उनकी तरफ सोचें तो मुश्किल से ये हो। तो अगर अलग अलग मैंने देखे हैं, दिल्ली में तो अलग होने का बहुत रिवाज है। नहीं, हो जाओ अलग, कोई बात नहीं है, नहीं बन रही तो हो जाओ अलग, लेकिन उसके लिए कारण भी तो चाहिए। तो अब अलग होने ही को बैठे हो, ये फैशन है। मैं सबसे बड़ी स्त्री विमर्शकार हूँ, मैंने छोड़ दिया है। अब मुझे दे दो तुम वो दे दो, पदक दे दो इस पर कि मैंने छोड़ दिया। तो मैंने कहा, मैंने वहां हाथ जोड़े, मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगी ये वाला स्त्री विमर्श। तो ये है, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि हम जब जुड़े हैं, चाहे हम साहित्यकारों में जुड़े हैं, चाहे कहीं, अब वही तो विवाद मचाती रहती है, मैं तो नहीं किसी से लड़ने गई। तो इसमें हम जुड़ के चले, मिल के चले, ये तो एक बहुत बड़ी बात है ना। लेकिन नहीं, तो ये है कि आप जो शादी भी करती हैं, दूसरे की फजीयत भी करती हैं, वो भी करता होगा तुम्हारी फजीयत, तो क्या नहीं, वो बोलेगा तो हम नहीं बोलेंगे, मैं बिल्कुल बोलूँ तो, और तुम्हारा ये स्त्री विमर्श सही है, लेकिन इसको मैं नहीं कर सकती, न इसके पक्ष में मैं बोल सकती हूँ। तो ये है, परिवार में रहते हैं या एकल ही परिवार है, हस्बैंड के साथ ही है, वहां भी नहीं हो रही, नहीं वहां भी हम बन के नहीं चल रहे, फिर हम समाज को क्या चलाएंगे? तो ठीक है, स्त्री विमर्श तो ऐसा ही हो रहा है आजकल, जो मैं उसमें कहीं आती नहीं हूँ, मेरा फेल कर दिया है स्त्री विमर्श, मेरा वाला लोगों ने फेल कर दिया है। तो ये है जी, बोलिए जी। हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं अपने विभागाध्यक्ष प्रोफेसर कृपाशंकर पांडे को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो संक्षिप्त टिप्पणी करें आज की पूरी परिचर्चा पर, और उसके बाद लालसा मैडम औपचारिक धन्यवाद देंगे। तो लालसा मैडम तैयार रहिएगा इसके बाद तुरंत। जी पांडे सर। दिनेश जी, आज अनेक अनुत्तरित प्रश्नों का उत्तर मुझे मिला। 2000 ईस्वी में, जैसा कि पुष्पा जी कह रही थी, कि स्त्री लेखन चरम पर था, और उस चरम स्थिति में स्त्री लेखन की प्रामाणिकता को कसौटी पर कसा जा रहा था। 12 दिसंबर 1999 के अमर उजाला अंक में नामवर जी ने स्त्री लेखन की प्रामाणिकता को संदिग्ध मानते हुए लिखा था, और जो लिखा है वो मैं आपके सामने पढ़ दे रहा हूं। महिला लेखन में संपूर्ण समाज की अभिव्यक्ति नहीं होती। इस प्रकार के लेखन छोटे समुदायों के हितों को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। ऐसा साहित्य अर्ध साहित्य को प्रतिबिंबित करता है। यह लेखन तात्कालिक प्रतिक्रिया का परिणाम है, जबकि साहित्य का मूल स्वरूप मानव को मुक्ति प्रदान करने वाला है। खंड खंड में मुक्ति साहित्य का लक्ष्य नहीं। ये नामवर जी का स्टेटमेंट है, 12 दिसंबर 1999 अमर उजाला में। इस
स्टेटमेंट को सुन करके, पढ़ करके ऐसा लगता है कि जैसे दिल्ली में जब स्त्री लेखन की धूम मची हुई थी और नामवर जी स्त्री लेखन पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं और फिर भी स्त्री विमर्श अपनी रूढ़िताओं को तोड़ करके नए विमर्शों को जिस रूप में प्रस्तुत कर रहा है उससे हमारे व्यावहारिक मूल्य सांस्कृतिक मूल्य में परिवर्तित हो रहे हैं। हम विवेक सम्मत समाज की रचना में योग दे रहे हैं और जैसा कि पुष्पा जी ने अभी कहा है, गुड़िया के भीतर गुड़िया, इस रचना के माध्यम से आप एक बृहद समाज की जीवन शैली को रेखांकित कर सकते हैं। आज के व्याख्यान के लिए मैं विशेष रूप से हिंदी विभाग की ओर से मैत्रेयी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। पुनः हमारे आमंत्रण को वे स्वीकार करेंगी, इसी आशा के साथ मैं दिनेश जी से आग्रह करता हूं कि वे पूरे कार्यक्रम के प्रति अपने प्रश्नों को रखते हुए लालसा जी धन्यवाद ज्ञापित करें। लालसा मैडम। धन्यवाद। मैडम को धन्यवाद क्या दो, धन्यवाद की औपचारिकता बताया दिनेश जी ने कि धन्यवाद भी एक औपचारिक कार्यक्रम है और कार्यक्रम का अंग है तो करना है। अन्यथा मैडम के लिए मैं एक जब हमारे यहाँ 2006-07 में स्त्री विमर्श रखा गया था तो मैडम से मेरी कई राउंड बात हुई थी, तो एक इदा नमम उपन्यास रखा, आज भी हमारे कोर्स में है, और एक कहानी है फैसला। तो बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे ना कि महिला आरक्षण और चुनाव को लेकर, तो मेरा मन हो रहा था बीच में बोले फैसला पढ़ लो, फैसला पढ़ लो। तो फैसला हमारे यहाँ है जी। जब कहानियों का संपादन मैंने किया था तो कई लोगों से कहानियों जो लेखिकाएं थी उनसे पूछा था कि आपकी दृष्टि में आपकी कौन सी कहानी स्त्री विमर्श के लिए की दृष्टि से बहुत अच्छी है। तो सबने सुझाव दिया, जरूरी नहीं था कि हम उनका सुझाव, कई कहानियां हैं माने। तो मैडम से भी मैंने पूछा था तो मैडम को याद होगा, उन्होंने कहा कि फैसला तो बहुत पुरानी है, तुम गोमा हंसती है तो रख लो। तो हमने कहा नहीं, मुझे फैसला अच्छी लगती है, इसका अंत इतना अच्छा मुझे लगता है। बहुत सारे लोगों के जो निर्वाचन और क्या कहते हैं चुनाव और आरक्षण, महिला आरक्षण और पति, प्रधान पति, आजकल एक नाम है प्रधान पति है ना, तो पति ही प्रधान रहता है, महिला तो नाम मात्र की। तो उस कहानी को जरूर पढ़े, मेरे संग्रह में भी है और मैडम ने चिट्ठी की शक्ल में वो लिखी गई, बहुत अच्छी कहानी है। तो मैंने ये दो कहानियां, इदा नमम और फैसला, ये दो कहानियां रखा है, अभी भी है हमारे कोर्स में। तो उस समय मुझे मैडम को जानने का मौका मिला था, तो हमने उसी समय क्या उससे बहुत पहले मुझे चार चाहिए एक सीरियल आता था, आप लोगों ने भी देखा होगा, सुरेंद्र वर्मा जी का, और इदा नमम। तो मैं दोनों का, हमारे बहुत सारे विद्यार्थी विमर्श के इसमें जुड़े हुए हैं, तो मैंने दोनों का एक तरह से तुलनात्मक हम बताते हैं कि एक पुरुष लेखन और स्त्री लेखन की यह दृष्टि है कि एक लिख रहा है कि मुझे चार्ज चाहिए, संघर्ष वहां भी है, और मंदा का संघर्ष और उस वर्षा वशिष्ठ का संघर्ष, दोनों का संघर्ष है, लेकिन महिला की दृष्टि कहाँ जाती है और पुरुष दृष्टि कहाँ जाती है। मैं बार बार इदा नमम को पढ़ाते हुए देखती हूँ कि महिला लिखती है तो उसकी दृष्टि कहाँ जाती है और पुरुष लिखता है, संघर्ष दोनों जगह है, वो कहाँ ले जाकर रखता है। तो यह जो मैडम ने अभी बताया ना कि नए विषय लाकर जो अपना पैर जमाया है मैडम ने, वो एकदम सही कहा है कि मैंने एकदम नया विषय चुना है। हो सकता है कि भाषा पहले भी यही थी, विषय पहले भी यही था, लेकिन उस पर उस तरह की दृष्टि, जैसा संवाद, जैसी दृष्टि मैडम ने लाकर रखा है वो अद्भुत है और देखने लायक है। आज बहुत सारे लोगों के बहुत से जवाब मैडम ने दे दिए, बहुत से जवाब नहीं लोग कर पाए समय के कारण, तो उसका भी मलाल है, लेकिन वो कर लेंगे। लेकिन इन सारी चीजों के लिए मैं मैडम को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ, बहुत आभार प्रकट करती हूँ। हमारा
अभी कई बार मैडम को विभाग में हमारे विमर्श वाले लड़के बहुत चाहते हैं कि बुलवाएं, लेकिन हम चाहते भी हैं कि हमारे पास आए, लेकिन कई बार कुछ संसाधन, कुछ मैडम की जाड़े में वो चलता है, समय रहता है सेमेस्टर का, तो मैं ट्रेनों की उपलब्धता, बहुत सारी चीजें रहती है, नहीं बुला पाए, लेकिन मुझे बुलाना है। और मैं यहीं पर आग्रह कर लूं कि मैडम जरूर हमारे लड़कों के बीच में आकर अपनी बात रखें उस विषय के साथ, इधर नमो फैसला ये कहानियों के परिप्रेक्ष्य में। तो मैडम को मैं बहुत इसके लिए बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैडम ने शुरू में ही एक बात और कही थी कि स्वांतः सुखाय नहीं लिखा है। उन्होंने कहा कि मैंने स्वांतः सुखाय नहीं लिखा है। तो पांडे जी काव्य शास्त्र पढ़ाते हैं, काव्य के उद्देश्य जानते हैं कि काव्य में से कृत्य व्यवहार विशेष विवेकता छते सद्य पर निर्वृत्त कांता सम्मित उपदेश उचित। तो यहाँ पर व्यवहार विवेक, तो मुझे और भी उद्देश्य हो सकते हैं, जो लोग जिस दृष्टि से जाएंगे वो ग्रहण करेंगे। मुझे तो चूंकि मैं बहुत ही ग्रामीण परिवेश से आई हूँ, मैडम से मेरी बात भी हुई है, बहुत सारी चीजें, हमारी मैडम की राशि सिंह है और मेरी भी राशि सिंह है, तो हम लोग बहुत सारे विवादों में भी रहते हैं और जुड़े हुए हैं। तो इन सारी चीजों के लिए, समरूपता के लिए भी धन्यवाद नहीं देंगे, समरूपता के लिए भी मैडम के मैं बहुत करीब हूँ और बहुत सारी चीजों के लिए मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे श्रोताओं के समक्ष, हमारे विभाग के लिए उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और अपना वक्तव्य दिया। और कृपाशंकर जी जो हमारे प्रोफेसर कृपाशंकर जी जो हमारे विभागाध्यक्ष हैं, वो भी बहुत उदार हैं, खासकर कार्यक्रमों के लिए। वो कोई भी कार्यक्रम, किसी को बुलाना हो, किसी से कुछ करना हो, तो बहुत उदारता से वो सहर्ष तैयार होते हैं कि हाँ हाँ कार्यक्रम कराइए। ये बहुत बड़ी उदारता है और ये बहुत कम देखने को मिला। मैं किसी की क्या कहेंगे, उसके खिलाफ बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारे अध्यक्ष थोड़ा घबराते हैं कि कहीं हौस पौच हो जाएगा, बहुत सारे लोग बोलेंगे। वो चीज नहीं देखी मैंने कि जो भी कार्यक्रम इस तरह का उनसे अनुमति लेना चाहता है, वो अपनी अनुमति सहर्ष देते हैं, अपनी सहमति देकर विभाग और विद्यार्थियों को की मतलब साहित्यिक रुचि को वो उभारते हैं, उन्हें विद्यार्थियों को संपन्न बनाते हैं। इसके लिए उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। संयोजक, इस कार्यक्रम के संयोजक, लेखक से मिलिए कार्यक्रम के संयोजक हैं दिनेश कुमार जी, जो बहुत अच्छे अच्छे विद्वानों को लाकर हमारे छात्रों के समक्ष, हम सभी अध्यापकों के समक्ष बातचीत कराते हैं, विद्वान साहित्यकारों से हमें मिलाते हैं, उनके अनुभव से हमें परिचय कराते हैं, जिससे हम सभी उनके अनुभव से समृद्ध होते हैं। इसके लिए दिनेश जी को भी मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ और आगे भी मुझे हम लोगों को इसी तरह के विद्वानों से मिलाते रहेंगे। और इसके अलावा बहुत सारे हमारे विभाग के जो छात्र हैं, अन्य विभागों के साहित्य के जो छात्र हैं, जुड़े हुए हैं। लगातार 2 घंटे मैंने नहीं देखा, इससे पहले भी मैं जुड़ी, इतने छात्र लगातार जुड़े रहे हों और प्रश्न भी करते रहे। प्रश्न की जो आज मारामारी थी वो कभी नहीं थी। मैं यही सूर्यनारायण से कह रही थी कि आज क्या हो गया है मैडम को, मतलब कुछ इतने सारे सवाल, कभी इतने इतने सवाल, जितने सवाल मैडम आज आए हैं उतने नहीं आते थे। तो मैं सारे छात्रों को जो लगातार जुड़े रहे, जो सुनते रहे, उन सारे लोगों को बहुत धन्यवाद देती हूँ। वो पुनः हमारे यहाँ के इस तरह के वक्तव्य से, इस तरह के लेखक जो हमारे यहाँ आते हैं, उनसे जरूर मिलें, उनको जरूर सुने। और अविनाश मिश्रा जी जो लगातार जुड़े थे, अभी ना हमारे विभाग से बाहर की हैं, लेकिन जुड़े रहे, प्रतिक्रिया दी, कुछ कुछ बीच में लिखते रहे, और सारे जो बाहर से जुड़े थे उन सारे लोगों को हम विभाग की तरफ से, अपने हेड की तरफ से और संयोजक दिनेश कुमार जी की तरफ से, सारे अपने विभागीय छात्र छात्राओं की तरफ से उन सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मेरे ख्याल से दिनेश जी इस गोष्ठी को खत्म करेंगे। तो धन्यवाद। सुंदर धन्यवाद ज्ञापन के लिए लालसा जी को धन्यवाद। ठीक है, इसी खुशनुमा माहौल में हम ये कार्यक्रम हमारा आज का कार्यक्रम तो एकदम बेजोड़ था, है ना? आज का कार्यक्रम तो बेजोड़ था, लगातार 2 घंटे और सब जुड़े रहे और सब प्रश्न के लिए लालायित रहे। मुझे लग रहा था कि ये क्या बात है, लेकिन
हमारे बहुत सारे प्रश्न नहीं आ पाए, क्या पता कुछ और भी प्रश्न रहे। वो प्रश्न चलाते तो मुझे लगता है कि काटा कम से कम हो जाए। अभी 1 घंटा चाहिए था। कम से कम। ठीक ठीक। तो जी तो बस ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। अगले हफ्ते हम किसी और लेखक के साथ होंगे।